हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस डिस्कशन वीडियो जहां पे आज हम चर्चा करेंगे आईसीएआई के डीटी के एमटीपी के बारे में। एक ऐसा क्लासिक एमटीपी जहां पे आईसीएआई ने एमसीक्यूज का स्टैंडर्ड इतना अच्छा रखा है ना कि अगर आप 30 में से 20 नंबर भी स्कोर कर पाए तो बड़े आराम से सब्जेक्टिव में 45 तो स्कोर कर ही लोगे, 50 भी स्कोर कर सकते हो। यानी एमसीक्यूज आर दी एसेंस इन दिस टॉपिक। हो सकता है एमसीक्यूज देख के आपको लगे कि आपसे पेपर नहीं बन रहा, बट पॉसिबिलिटी कि जब आप सब्जेक्टिव सॉल्व करोगे ना आप चीजें बहुत अच्छे से बन रही होंगी। तो एमसीक्यूज आर डिफिकल्ट इन दिस पेपर। सब्जेक्टिव पोर्शन रिलेटिवली इजी है। एक एक करके सारे एमसीक्यूज को डिकोड करते हैं, सॉल्व करते हैं बिना किसी वेस्ट ऑफ टाइम के। सबसे पहला क्वेश्चन सर क्या कह रहा है? फोकस लिमिटेड इंडियन कंपनी। अच्छा, फोकस लिमिटेड एक इंडियन कंपनी है। इंडियन कंपनी बोरोड 50 करोड़ एट द रेट 9.5%। 50 करोड़ किससे? मैक्स से। देयर बाय इंक्रीजिंग इट्स टोटल बोरोइंग। सर टोटल बोरोइंग कितनी होगी? 65 करोड़ की। सर बैलेंस 15 करोड़ किसका है? हमें नहीं पता। लोकल बोरोइंग भी हो सकती है, बाहर की बोरोइंग भी हो सकती है। द लोन इज गारंटीड बाय एच आई के लिमिट, एच आई ए के आई एन सी। यानी एच आई के आई एन सी जो है ना, इसने गारंटी कर रखा है मैक्स को। ठीक है। द प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ बोथ मैक्स एंड एच आई के लाइज इन यूएसए। सर दोनों यूएसए के हैं, यानी सर दोनों ही ना एक नॉन रेसिडेंट फॉरेन कंपनीज हैं। बुक वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स ऑफ फोकस लिमिटेड इज 180 करोड़। सर 180 करोड़ का बुक वैल्यू। सर क्या मैं कह सकता हूं क्या कि बुक वैल्यू ऑफ द एसेट, बुक वैल्यू ऑफ द एसेट अगर 180 करोड़ है, ग्रेटर देन 50% ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट, अगर एक ही एंटिटी से लोन आ रहा होता है तो एसोसिएटेड एंटरप्राइज बन जाते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं मैक्स ने लोन दे रखा है 50 करोड़ का, बुक वैल्यू 150 करोड़ का, यानी सर एसोसिएटेड एंटरप्राइज डायरेक्टली तो नहीं बन रहे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, लेकिन गारंटी एच आई के ने कर रखा है तो एच आई के तो हमारी एसोसिएट एंटरप्राइज बन ही जाएगी। एच आई के तो हमारी एसोसिएट एंटरप्राइज बन जाए क्योंकि इसने गारंटी कर रखा है 10% से ज्यादा के लोन को हमारे। ठीक है। फोकस इंपोर्टेड टर्बो इक्विपमेंट वर्थ रुपीज 30 CR फ्रॉम एच आई के। ओ सर अपनी एसोसिएट एंटरप्राइज से 30 CR का प्रोडक्ट खरीद रहे हो आप। ठीक है सर, प्लस आपने इंपोर्ट ड्यूटी भी पे किया उस पे कितना? 44.5 CR का। यानी अल्टीमेटली आपने कितने का सामान खरीदा? आपने 34.5 CR का सामान खरीदा। उसके अलावा सर इक्विपमेंट वो सोल्ड टू एंड रिलेटेड इंटरप्राइज, अनरिलेटेड पार्टी को। सर इसी इक्विपमेंट को ना आपने अनरिलेटेड पार्टी को 40 करोड़ में बेच दिया। ठीक है। अब इससे पहले मैं आगे सॉल्व करूं, पहले इस वीडियो को लाइक करो। पहले इस वीडियो को लाइक करो कि तुम लाइक किए बिना चले जाते हो और हम मेरे को एंगेजमेंट नहीं मिल पा रही है। तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो इस चैनल को एंड आगे चर्चा करते हैं। ठीक है। नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन सर 40 करोड़ का। एक बात बताओ सर, रीसेल प्राइस मेथड यहाँ पे लग जा रहा है। आपने एक अनरिलेटेड पार्टी को 40 करोड़ में बेचा। अगर सर आपने नॉर्मल एवरेज मार्जिन कमाया होता तो आपके लिए कॉस्टिंग कितनी आती? 32 करोड़ की कॉस्टिंग आ जाती। आपके लिए कॉस्टिंग 32 करोड़ की आ जाती। लेकिन आपने खरीदा कितना? 34.5 करोड़ में। यानी क्या मैं कह सकता हूँ 2.5 CR का आपने महंगा खरीदा है सामान। 2.5 CR का महंगा खरीदा है। फॉर दैट मैटर 2.5 CR हमारा प्राइमरी एडजस्टमेंट बन जाएगा। ठीक है। नेट प्रॉफिट ऑफ फोकस लिमिटेड फॉर असेसमेंट ईयर 24-25 वाज 8 करोड़ आफ्टर डेबिटिंग इंटरेस्ट। 6 करोड़ का इंटरेस्ट है, जिसमें से 1 करोड़ 25 लाख का इंटरेस्ट पर्टेनिंग टू लोकल बोरोइंग है, 2.5 करोड़ का डेप्रिसिएशन है और 1.5 करोड़ का इंटरेस्ट है। सर इंटरेस्ट टू एसोसिएट एंटरप्राइज कितना अलाउड होता है? सर 30% ऑफ द इबिडा हमने पढ़ रखा है। 30% ऑफ इबिडा हमने पढ़ रखा है। सर इबिडा कितना आ रहा है? इबिडा अगर मैं निकालूं तो सर 8 CR का इबिडा है, प्लस 6 CR का हमारा इंटरेस्ट है, प्लस 2.5 सीआर का हमारा डेप्रिसिएशन है, प्लस 1.5 सीआर का टैक्स। अगर मैं ऐड करता हूँ सर 18 सीआर का हमारा इबिडा आ रहा है। 18 करोड़ का हमारा इबिडा आ रहा है। इसका 30% कितना अलाउ हो जाता है? सर 5.4 करोड़ अलाउ हो जाता है। एक बार चेक करो 18 का। सर 5.4 करोड़ का हमको अलाउ हो जाता है। मैं एसोसिएट एंटरप्राइज को इंटरेस्ट का पेमेंट कितना कर रहा हूँ, इंटरेस्ट पेमेंट कर कितना रहा हूँ, रुको एक सेकंड ध्यान से देखना। सर 50 करोड़ का मैंने लोन ले रखा है। सर 50 करोड़ का, 50 करोड़ पे 9.5% का इंटरेस्ट है। कितना? 4.75 ही इंटरेस्ट कर रहा हूँ। सर यानी कोई एक्सेस इंटरेस्ट होगा क्या? क्या सर कोई एक्सेस इंटरेस्ट होगा क्या? राइट आंसर इस कोई एक्सेस इंटरेस्ट नहीं होगा, बिकॉज आप EBITDA की लिमिट के अंदर ही पेमेंट कर दे रहे हो। ठीक है। क्वेश्चन पे आते हैं, क्या कहते हैं? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट टू बी अलाउड इन द कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑन फोकस लिमिटेड फॉर असेसमेंट ईयर 24-25 इफ फॉर प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर 23-24 एक्सेस इंटरेस्ट डिसअलाउड वाज 4 करोड़। सर एक बात बताओ, क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे? कितना इंटरेस्ट आपको अलाउ हो जाएगा? एक बात बताओ, हमने एक चीज पढ़ी हुई है 4.75 तो आपने एक्चुअल में पे कर रखा है, ये तो पूरा अलाउ जाएगा। करेक्ट, ये अलाउ जाएगा। प्लस इसने अपने नॉन एसोसिएट एंटरप्राइज को कितना पेमेंट कर रखा है? नॉन एसोसिएट एंटरप्राइज को पेमेंट कर रखा है, इसने लिखा हुआ था कितना?
इसमें कुछ लिखा हुआ था कितना 1.25 सीआर का इसने नॉन एसोसिएटेड एंटरप्राइज को पेमेंट किया हुआ है। 1.25 सीआर का इसने नॉन एसोसिएटेड एंटरप्राइज को पेमेंट कर रखा है, ये भी इसको अलाउ हो जाएगा, प्रॉपर्ली अलाउ हो जाएगा। इसके अलावा एक चीज याद करो, हमने एक चीज पढ़ी हुई है, कभी भी अगर आपके पास कोई अनअब्सॉर्ब्ड इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर पड़ा हुआ होता है और अगले साल में आप अपनी लिमिट से कम इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हो, तो जितना भी आपने कम पेमेंट किया वो आपको अगले साल में पीजीपीपी में डिडक्शन मिल जाता था। 8 साल के लिए ले सकते हो ना। यानी सर आपको अलाउड कितना है, आपको 5.4 अलाउड है, लेकिन आपने पेमेंट कितना किया 4.75, यानी क्या मैं कह सकता हूँ 0.65 लाख का आपने कम 0.65 लाख का आपने कम पेमेंट किया हुआ है। और पिछले साल में 4 करोड़ डिसअलाउ भी हो गया था, 4 करोड़ रुपए पिछले साल में डिसअलाउ हो गया, तो ये 0.65 जो इस साल आप कम पेमेंट कर रहे हो, इतना आपको इस साल अलाउ हो जाना चाहिए ना। यानी सर 0.65 का डिडक्शन आपको इस साल में मिल जाएगा। अगर मैं आंसर निकालूं 6.65 सीआर का मेरे को डिडक्शन मिलने वाला है इस क्वेश्चन में, इसीलिए आप 6.65 को टिक करोगे। गॉट दिस पॉइंट और नॉट? ये क्वेश्चन गलत होता है, 99% स्टूडेंट्स का गलत होगा ही, मैं बता रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ 99% गलत होगा, क्योंकि पहले क्वेश्चन में बाउंसर फेंका। और बताओ सबसे मुश्किल क्वेश्चन यही पूरे पेपर में, इसके अलावा कोई मुश्किल नहीं पेपर, सबसे मुश्किल क्वेश्चन यही है, इसमें दिमाग नहीं काम करता लोगों का। तो ये क्वेश्चन अगर आपने कर लिया, अगर आपसे बन जा रहा है, ये बात मानो आपकी तैयारी अच्छी है। और इससे नहीं बनना ना, कोई बात नहीं, 2 मार्क्स का बस पेपर मुश्किल है, बाकी पूरा पेपर आसान है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, तो पूरा साथ में सॉल्व करते चलो। सर क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, कंप्यूट दी ट्रांसफर प्राइसिंग एडजस्टमेंट आर्म्स लेंथ प्राइस। सर कितना, 2.5 करोड़ का एडजस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा इसमें, 2.5 करोड़ का एडजस्टमेंट करना ही पड़ेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, फोकस लिमिटेड ने एक्सेस मनी रिपैट्रिएट कर दी 31 मार्च 2025 को। अच्छा, फोकस लिमिटेड के हाथ में क्या, इंडियन एंटिटी, इसके हाथ में क्या हो रहा है, प्राइमरी एडजस्टमेंट हो रहा है, इसको क्या करना पड़ेगा, एक्सेस मनी रिपैट्रिएट यानी वापस लानी पड़ेगी, ठीक है। व्हाट विल बी इंटरेस्ट चार्जेबल। सर इंटरेस्ट चार्जेबल असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए इंटरेस्ट चार्जेबल कितना हो जाएगा। सर इंटरेस्ट चार्जेबल कैसे लगता था, याद करो सर, जिस साल में आप रिपैट्रिएशन कर रहे हो ना, उस साल के सर 1 अप्रैल के एसबीआई का रेट उठाते थे, उस एसबीआई के रेट में 3.25% ऐड कर देते थे, ठीक है। If SBI 1 year margin rate is 11.25 as on 1 अप्रैल 2025, सर 1 अप्रैल 2025 की बात करें तो सर हमने रिपैट्रिएशन फाइनेंशियल ईयर 24-25 में कर लिया, तो 1 अप्रैल 2024 का रेट ले लेंगे। 1 अप्रैल 2025 का रेट हमारे लिए इररिलेवेंट है, 1 अप्रैल 2024 का रेट लेने वाले हैं हम। सर अज्यूम फोकस लिमिटेड सुओ मोटो मेड प्राइमरी एडजस्टमेंट। सर प्राइमरी एडजस्टमेंट अगर आपने 30/11/2024 तक अगर कर दिया, तो आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन इस डेट से करनी पड़ जाएगी। आपने अगर प्राइमरी एडजस्टमेंट 30 नवंबर 2024 को किया, तो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन डेट भी तो प्राइमरी एडजस्टमेंट से ही करनी पड़ेगी ना अपने को। तो कितना इंटरेस्ट लग जाएगा अपने ऊपर, अपने को इंटरेस्ट लगेगा सर 2.5 सीआर पे। सर कितने डेज का, सर अगर मैं दिसंबर की बात करूं 31 डेज, प्लस जनवरी की 31, प्लस फेब के 28, प्लस मार्च के 31, सर इतने डेज का इंटरेस्ट लगेगा आउट ऑफ 365। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगने वाला है, रेट ऑफ इंटरेस्ट लगने वाला है 11.25 का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, प्लस 3.25 अपने को ऐड करना पड़ता है जब कभी हम एसबीआई का रेट लेते हैं, ये अपने लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट बन जाएगा। एक बार निकालो कितना हो रहा है। तो अगर मैं कहूं तो 121 डेज ये बन जा रहा है, और ये हो रहा है 14.5%। एक बार निकालो, 2,50,00,000 पे 121 डेज आउट ऑफ 365 पे 14.5%। सर राइट आंसर आ रहा है 12,01,712 रुपए, 12,07,112 रुपए, दिस इज आवर आंसर, ठीक है। मान लो सर फोकस लिमिटेड डज नॉट रिपैट्रिएट एक्सेस मनी, इंस्टेड वांट टू पे एडिशनल टैक्स। सर एडिशनल टैक्स कितना पे करना पड़ता है, सर 2.5 सीआर, इस पे 18% का टैक्स भरना पड़ता है, प्लस सर 12% का एजुकेशन सरचार्ज लगता है, प्लस सर अपना 4% का एजुकेशन सेस लगता है। देख पा रहे हो, अगर आपने एक्सेस मनी रिपैट्रिएशन गलत निकाला तो पूरे आंसर गलत हो जाएंगे आपके, लाइन से पूरे आंसर गलत हो जाएंगे। 2.5 करोड़ पे 18% पे, 2.5 करोड़ पे 18% इंटू 1.12 इंटू 1.04, हमारा आ जा रहा है, कितना हो रहा है, 5241600। सर आंसर कहता है बी आंसर हो जाएगा हमारा, सिंपल सा क्वेश्चन आ रहा है। थर्ड क्वेश्चन, फोकस लिमिटेड डिसाइड्स टू पे एडिशनल टैक्स ऑन द एंटायर एक्सेस मनी। सर इस केस में क्या हो रहा है, सर हमने एक्सेस मनी रिपैट्रिएशन करवाना ही नहीं चाह रहे, हम एक्सेस मनी रिपैट्रिएशन पे इंटरेस्ट भरना चाह रहे हैं, इंटरेस्ट भी भर रहे हैं और सर एडिशनल टैक्स भी भर रहे हैं। सर एडिशनल टैक्स भी भर रहे हैं, इंटरेस्ट भी भर रहे हैं, एडिशनल टैक्स हमने निकाल दिया, सर अब इंटरेस्ट कितना भरना पड़ेगा ये पूछ रहे हैं। फोकस लिमिटेड डिसाइड्स टू पे एडिशनल इनकम टैक्स ऑन एंटायर मनी। सर अगर आपने रिपैट्रिएशन 15/3/2024 तक करवा दिया, या 15/3/2024 को आपने डिसाइड किया कि आप एडिशनल टैक्स भर रहे हो, तो इस डेट तक का आपको इंटरेस्ट लगेगा। सर इस डेट तक का इंटरेस्ट लगेगा, यानी क्या मैं कह सकता हूँ सर 2.5 सीआर पे सर इंटरेस्ट लगेगा अपना 30th
नवंबर 2024 से लेके अपने को इंटरेस्ट लग जाएगा 15 मार्च 2023 तक का। सर क्योंकि इस दिन मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि मेरे को एडिशनल टैक्स भरना है, जिस दिन तक मैं एडिशनल टैक्स भर देता हूँ उस दिन तक तो मेरे को इंटरेस्ट लगेगा ही लगेगा। और टैक्स रेट कितना परसेंटेज कितना हो जाएगा सर? 11.25, 11.25 प्लस 3.25। एक बार नंबर ऑफ डेज निकालो ना, कितने हो रहे हैं? 31 प्लस 31 प्लस 28 प्लस 15। सर क्या मैं कह सकता हूँ 105 दिन का इंटरेस्ट लग रहा है आउट ऑफ 365? एक बार निकालो ना, कितना हो रहा है? 2.5 करोड़ पे 105 दिन का इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 365 इंटू 14.5%, ये आ रहा है मेरा 10,42,808 रुपए का। सर आंसर नंबर सी आंसर हो जा रहा है। सर आप तो सॉल्व करते जा रहे हो, जल्दी जल्दी हो रहा है। सर हम कर रहे थे तो हमको टाइम ज्यादा लग रहा है। बिलीव मी और नॉट, पेपर इतना आसान नहीं जैसा आप सोच रहे हो। एमसीक्यूज मुश्किल हैं, और एक स्टेप गलत होगा ना, आपका एक भी आंसर मैच नहीं होगा। एक भी स्टेप आपको गलत हुआ ना, आपका एक भी आंसर मैच नहीं होगा। सो फॉर दैट मैटर प्रैक्टिस लगेगी, सुनते जाओ बेहतर होगा। और अगर किसी भी पॉइंट पे आपको डर लग रहा है ना कि मेरे से एमसीक्यू नहीं सॉल्व हो रहा है, सर 70 मार्क्स का आपको 70 मार्क्स सब्जेक्टिव है ना, वो कंफर्ट दिला देगा आपको। उस पर भी आएंगे, इस पे पहले चर्चा करते हैं। सर कह रहे इन दी अबव फैक्ट्स, सर एक दूसरा केस सिनेरियो अज्यूम करना है। अबव फैक्ट्स में एक दूसरा केस सिनेरियो। सर अबव फैक्ट्स कौन सा है सुनना। फोकस है, फोकस ने सामान किससे खरीदा सर? मैक्स से। तो लोन किससे लिया? मैक्स से। सर इसकी एसोसिएट एंटरप्राइज कौन सी? हिक। इस केस में और एडिशनल फैक्ट्स अपने को दे रहा है, क्या कह रहा है? ऑन 23/8/2024 को फोकस ने एंटर किया एग्रीमेंट सेल का वाई लिमिटेड को। सर जो सामान खरीदा इसने हिक से, जो गुड्स सोल्ड है, ये सामान वाई लिमिटेड को बेचने का टारगेट किया, वाई लिमिटेड को बेचने की बात की। आगे क्या कह रहा है? इन इंडियन एंटिटी नॉट रिलेटेड। सर नॉट रिलेटेड है, नॉट रिलेटेड है। सर कह रहे हैं वाई लिमिटेड ने ऑलरेडी एग्रीमेंट एंटर कर लिया सर 21/8/2023 को, कि यही सामान नहीं वापस बेचने वाला है। किसको? काइट को, काइट लिमिटेड को। सर ये वाई के लिए अनरिलेटेड है। सर इसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट यूके है सर, यूके पोयम है। सर फोकस होल्ड्स 28% ऑफ वोटिंग पावर इन काइट, यानी सर ये जो फोकस है ना, ओ हो 28%, यानी सर मैंने किसी अपने अनरिलेटेड को बेचा, और मेरा अनरिलेटेड किसी दूसरे अनरिलेटेड को बेच रहा है, लेकिन जिसको वो बेच रहा है ना वो मेरा एसोसिएट एंटरप्राइजेस है। और सर जादूगरी देखो, जादूगरी देखो, सुनो सुनो सुनो। मैंने जिस तारीख को सामान बेचा ना, मैंने जिस तारीख को वाई को सामान बेचा ना, वाई ने उससे पहले ही, उससे 2 दिन पहले ही सामान बेचने का एग्रीमेंट कर दिया। यानी क्या मैं कह सकता हूँ सर, फोकस के लिए काइट तो एसोसिएट एंटरप्राइज है ही है, एचआई के तो एसोसिएट एंटरप्राइज है ही है, साथ में सर वाई लिमिटेड भी एसोसिएट एंटरप्राइज बन जाएगा। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। With the following, which of the following enterprises would be associate enterprise to focus, would be considered as international transaction or deemed international transaction? सर एचआई की काइट और वाई लिमिटेड, ये हमारा सी बन जाएगा इसका आंसर। गॉट दिस पॉइंट और नॉट? दिस क्वेश्चन वाज नॉट इजी, ऑनेस्टली दिस क्वेश्चन वाज नॉट इजी। अगर आप नहीं कर पा रहे, अपने आप को हताश नहीं फील कराना, किसी भी पॉइंट पे हताश फील नहीं कराना, ठीक है? सीख लिया इस क्वेश्चन को, एक बार बन गया ना, आगे चल के बन जाएंगे क्वेश्चंस, परेशान नहीं होना आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, नेक्स्ट केस सिनेरियो पे। Assessing officer surveyed, oh my god sir, survey Sorbian hotels which was within the jurisdiction sir at 11:30 से लेके 11:30 बजे सर्वे किया सर 15 अगस्त को। ओ माय गॉड, 15 अगस्त को सर्वे करते हैं, वो भी रात को 11:30 बजे। फॉर ऑब्टेनिंग द इन्फॉर्मेशन विच मे बी रेलिवेंट फॉर द प्रोसीडिंग्स अंडर इनकम टैक्स, द रेस्टोरेंट इज केप्ट ओपन फॉर 11 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक। यानी सर कभी भी अगर किसी का सर्वे करना चाहते हो आप, तो आपको सर बिजनेस प्रेमिसेस में सर्वे करने के लिए बिजनेस आवर्स में जाना पड़ता है। यहाँ पे सर क्या वो बिजनेस प्रेमिसेस में बिजनेस आवर्स में गए? यस सर, वो बिजनेस आवर्स में गए, यानी सर सर्वे कायदे से ही वैलिड है। सर बिजनेस आवर्स में गए, बिजनेस आवर्स, यस सर बिजनेस आवर्स में गए, पर बिजनेस आवर्स में गए। सर 25/8/2023 को असिस्टेंट ऑफिसर एंटर्ड सूरज होटल, सर एंटर्ड सूरज होटल है। सर्वे का सेक्शन याद आ रहा है सर? 133A होता था सर्वे का सेक्शन, 133A में सर्वे होता था। सर यहाँ एंट्री कर रहे हैं बिजनेस प्रेमिसेस में, विच इज आल्सो विद इन इट्स ज्यूरिसडिक्शन। सर 9:15 बजे रात को एंटर कर रहे हैं, यानी सर क्या मैं कह सकता हूँ सर्वे के लिए घुस रहे हैं सूरज होटल में? राइट आंसर इज सर 133B में ना, पावर टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन की जो पावर है ना, उसमें एंट्री ले रहे हैं। और अगर आपको याद हो 133B में मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर कभी भी कोई भी असेसिंग ऑफिसर आपके बिजनेस प्रेमिसेस में घुस सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस आवर्स में घुस सकता है। इसके लिए प्रायर अप्रूवल भी नहीं लगता, लेकिन आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंपाउंड नहीं कर सकता, ये बिल्कुल भी तरीके से इंपाउंड नहीं कर सकता। 133B में हमने ये चीज पढ़ी हुई है। इसमें बिना किसी अप्रूवल घुस सकता है, लेकिन सर्वे में आपको अप्रूवल लगता है सीसीआईटी और उसके ऊपर लेवल का। तो ये दोनों डिफरेंसेस हैं। यहाँ स्पेशली वो बोल रहा है वर्ड सर्वे, यहाँ बोल रहा है सिर्फ एंटर किया, यानी सर्वे वगैरह नहीं कर रहा, सर्च वगैरह नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ वो सर्वे के लिए घुसा हुआ है। क्या कह रहा है?
9:15 घुसा हुआ है, किसके लिए? टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन विच में बी यूजफुल फॉर द एक्टिविटीज। रेस्टोरेंट का ओपनिंग क्या है सर? सुबह को 7 बजे से लेकर रात को 10:30, यानी बिजनेस आवर्स में घुसा है। यस सर, बिजनेस आवर्स में घुसा हुआ है। यस सर, ठीक है। इन बोथ दी अबव केसेस असेसिंग ऑफिसर ने इंपाउंड कर लिया एंड रिटेन कर लिया 15 दिन के लिए। एक बात बताओ सर, सर्वे में क्या इंपाउंड कर सकता है? यस सर, इसमें इंपाउंड कर सकता है। क्या इसमें इंपाउंड कर सकता है? सर आप एंट्री कर रहे हो ना 133 बी में, आप इंपाउंड नहीं कर सकते बुक्स ऑफ अकाउंट्स, यानी सर इस केस में इंपाउंड नहीं कर सकते। The assisting officer did not take prior approval। सर प्रायर अप्रूवल लिया ही नहीं। सर इस केस में प्रायर अप्रूवल लिया क्या? प्रायर अप्रूवल सर नहीं लिया, सर लेना चाहिए था, यानी सर सर्वे इनवैलिड है। और सर इस केस में प्रायर अप्रूवल लिया क्या? इस केस में नहीं लिया पा रहा है प्रायर अप्रूवल, लेकिन इस केस में प्रायर अप्रूवल चाहिए ही नहीं था आपको। 133 बी में नो प्रायर अप्रूवल लगता है, लेकिन 133 ए में आपको प्रायर अप्रूवल लग जाता है। एक शॉर्ट में मैंने पूरा डिटेल में समझाया हुआ है, एक शॉर्ट में आप एक बार यूट्यूब पे चेक करना, आपको मिल जाएगा। See, owner of the restaurant claim that assisting officer could not enter the business premises sunrise sunset के बाद नहीं घुस सकते। ओनर क्लेम दैट assisting officer ने प्रायर अप्रूवल भी नहीं क्लेम किया हुआ है, तो सर सर्वे और ये जो एंट्री है गलत है। एक बार क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या बोले। क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 11 4 क्वेश्चन है। इज assisting officer एंटरिंग सुरभि एंड होटल्स एट 11:30 वैलिड? सर जो वैलिड है क्या? एक बात बताओ सर, आप ऑफिस बिजनेस प्रेमाइसेस में तो घुस रहे हो, वो सब तो सही है। आप बुक्स इंपाउंड कर रहे हो, वो भी सही है, लेकिन यार तुमको प्रायर अप्रूवल लेना चाहिए था, तुमने प्रायर अप्रूवल नहीं लिया ना, तो इसमें गड़बड़ कर दी तुमने। एक बार देखो, नॉट वैलिड सिंस असेसिंग ऑफिसर इज एंटरिंग आफ्टर सनसेट। सर ये गलत ऑप्शन होगा, क्योंकि सर सनसेट के बाद घुस रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। वैलिड सिंस असेसिंग ऑफिसर सर एंटर ड्यूरिंग बिजनेस। सर वैलिड तो है ही नहीं किसी भी तरह, आप टाइम पे नहीं घुसे, वैलिड तो है नहीं। Sir, not valid since prior permission of income tax equivalent to CIT, equivalent to CIT or not is not obtained by the assessing officer though he entered। सर भले वो बिजनेस आवर्स में घुसा है, लेकिन सर अप्रूवल नहीं लिया उसने। राइट आंसर अपना सी बन जाएगा। सर फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं, वैलिड नॉट वैलिड सिंस असेसिंग ऑफिसर सनसेट से पहले घुसा है, फर्क नहीं पड़ता उससे, यानी ऑप्शन नंबर सी। सर इसलिए वैलिड नहीं क्योंकि उसने अप्रूवल नहीं लिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। वुड योर आंसर इन क्वेश्चन नंबर 7 चेंज if the assessing officer had surveyed Sorbian hotels? क्या वो सोरबी और होटल्स में घुसा होता फॉर द पर्पस ऑफ वेरीफाइंग टीडीएस? तो टीडीएस के लिए, अगर टीडीएस वेरीफाई करने के लिए घुसा सही होता, कि एक बार ऑप्शन देखो क्या कह रहे हैं। द एक्शन ऑफ असेसिंग ऑफिसर इज नॉट वैलिड सिंस द प्लेस ऑफ प्लेस। अरे रे 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 सर वैलिड नहीं होगा सर, क्योंकि टीडीएस सर्वे में अगर आपको कभी भी घुसना होता है ना, तो आप आफ्टर सनराइज और बिफोर सनसेट ही घुस सकते हो। आफ्टर सनराइज और बिफोर सनसेट घुस सकते हो सर, अदरवाइज आपके लिए इनवैलिड हो जाएगा। एक बार देखो, नॉट वैलिड वाले तो सारे पॉइंट काट दो, नॉट वैलिड वाले तो सारे पॉइंट काट दो। सर इसमें दो ऑप्शंस वैलिड आ रहे हैं सर, सॉरी सर, सॉरी वैलिड वाले तो सारे पॉइंट काट दो सर, वैलिड वाला सारे पॉइंट काट दो सर। उसके अलावा अप्रूवल भी नहीं लगता है इस केस में। 10 बजे के बाद ले लो सर, ये भी गलत है, यानी अल्टीमेटली सर ऑप्शन नंबर ए हमारा जो जा रहा है कि आप सनराइज सनसेट के बाद घुसे हो ना, एंड परमिशन भी आपने नहीं ले रखी है, इसलिए इनवैलिड है। आपने परमिशन भी नहीं ले रखी है, प्लस आप सनसेट के बाद घुस रहे हो, दोनों कंडीशन के कारण इनवैलिड है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जा रहा है। ऑप्शन नंबर 9 में जाओ। इस एक्शन ऑफ असेसिंग ऑफिसर एंटरिंग इन सूरज होटल्स इज वैलिड? 9:15 एंटर करने का क्या डिसीजन वैलिड है? एक बात बताओ, क्या एंटर कर सकते हैं 133 बी में? ये सर एंटर कर सकते हैं, सन बिजनेस आवर्स में घुसना होता है आपको। क्या परमिशन लगता है? राइट आंसर इज परमिशन में नहीं लगता आपको। क्या आप इंपाउंड कर सकते हो? आप इंपाउंड नहीं कर सकते बुक्स को। एक बार देखो सर, नॉट वैलिड नहीं सर, वैलिड तो है सर। नॉट वैलिड नहीं सर, वैलिड है सर। नॉट वैलिड नहीं सर, वैलिड है। बाय डिफॉल्ट ऑप्शन नंबर बी होता है सर, वैलिड है ना। वाई वैलिड? बिकॉज सर कोई दिक्कत ही नहीं, 133 बी में तो कोई मनाही ही नहीं है। Sir, is action of assessing officer in impounding and retaining books in the custody or the other documents in case of Surbi after recording, reasons recording, writing valid if permission from income taxes authority is taken only after for the purpose of survey and not for treating books of accounts valid? कह रहा है कि क्या सुरभि होटल्स के केस में जो आपने बुक्स को इंपाउंड किया हुआ है, क्या वो सही है? भले आपने परमिशन ले रखी है तो भी क्या सही है क्या इंपाउंड करना? आपने सर सर्वे करने की परमिशन ले रखी है, लेकिन आपने बुक्स इंपाउंड करने की परमिशन नहीं ली है, तो सर्वे के केस में आपके पास डीम्ड पावर रहती है इंपाउंड करने की। सर्वे के केस में आपके पास डीम्ड पावर्स रहती है इंपाउंड करने की, यानी सर असेसिंग ऑफिसर का कंटेंशन वैलिड है। असेसिंग ऑफिसर कंटेंशन वैलिड है सर, इस केस में गलत हो जाएगा सर। इसमें तो वैलिड, एक बात ऑप्शन नंबर सी देखते हैं सर, नॉट वैलिड, नॉट वैलिड वाला है सर, ये भी गलत है ऑप्शन। वैलिड असेसिंग ऑफिसर सर, अगर असेसिंग ऑफिसर के पास सीसीआईटी से अप्रूवल आ गया कि सर्वे हो सकता है, तो सर बाकी कोई भी पावर है ना वो काम की नहीं होती। आप आराम से बुक्स इंपाउंड कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आती। सर क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहे हैं क्या आपका आंसर बदलेगा अगर असेसिंग ऑफिसर ने सुरभि होटल्स
ओनली फॉर वेरीफाइंग टीडीएस टीसीएस। सर इसने पूरा खोद खोद के पूछा है टीडीएस टीसीएस और सब सर्वे में ना सब इसने खोद खोद के पूछा है। सर टीडीएस टीसीएस सर्वे में सर आपको क्या अप्रूवल लगता है? यस सर अप्रूवल लगता है। सर उसके अलावा क्या आप बिजनेस प्रेमिसेस में घुस सकते हो? सर बिजनेस प्रेमिसेस में तभी घुस सकते हो आफ्टर सनराइज बिफोर सनसेट ही घुस सकते हो आप। सर क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंपाउंड कर सकते हो? राइट आंसर इज नहीं कर सकते इंपाउंड टीडीएस टीसीएस सर्वे में। टीडीएस टीसीएस सर्वे में आप इंपाउंड नहीं कर सकते हो। तो इस केस में सर क्यों इनवैलिड हो जाएगा? दो केसेस में इनवैलिड हो जाएगा। सर आप इंपाउंड तो कर ही नहीं सकते पहली चीज, आप दूसरी चीज आप सनराइज सनसेट के पहले नहीं घुस सकते। तो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है इसका आंसर? ऐसा कह रहा है assessing officer is not valid since prior approval is not taken above and not obtainable for, not obtainable कह रहा है, not obtained for prior approval, not obtained सर बुक्स मेंटेन कर, बुक्स इंपाउंड करने के लिए प्रायर अप्रूवल नहीं लिया। सर आप सनराइज सनसेट के बाद भी तो घुस रहे हो। सर वैलिड है? सर वैलिड तो नहीं है। सर उसके अलावा कह रहा है असेसिंग ऑफिसर इज नॉट वैलिड बिकॉज ही कैन नॉट इंपाउंड बुक्स। सर इंपाउंड ही नहीं कर सकता वो बुक्स को सर्वे के केस में, टीडीएस सर्वे के केस में बुक्स को इंपाउंड करने का पावर ही नहीं है, भले अप्रूवल भी ले लो तो भी आपके पास पावर नहीं आता। फोर्थ क्या कहते हैं? नॉट वैलिड बिकॉज ही कैन नॉट रिटेन। सर 10 दिन की तो कोई बात ही नहीं है सर, सर्वे के केस में, टीडीएस सर्वे केस में आप इंपाउंड ही नहीं कर सकते बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सर आपके पास इंपाउंड का पावर ही नहीं। सर कंफ्यूजन हो रहा है सर, अपने को समझ नहीं आ रहा। मैं आपको सिर्फ तीन चीजें बोलूंगा, 133 बी की पावर्स, 133 ए की पावर्स और 133 ए 2 ए की पावर्स। इन तीनों की पावर्स में ना सिर्फ तीन चीजें याद रखनी है आपको। किस टाइम पे एंट्री एग्जिट कर सकते हैं, सर कौन कौन सी पावर्स आपके पास इंक्लूडेड है, किसमें कौन कौन सी पावर्स है, और उसके अलावा सर किसका अप्रूवल लगता है। ये तीन चीजें आपको बस पढ़नी है। एक बार ये तीन चीजें कवर हो जाएगी ना, 99% क्वेश्चन असेसिंग ऑफिसर वाले सारे सॉल्व हो जाएंगे आप। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आईसीआई यही क्वेश्चन रिपीट रिपीट करके पूछता है, लेकिन हमको फिर भी याद नहीं रहता और फिर गलतियां हो जाती हैं, इसलिए ये आपको करते चलना है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ, क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 में ने गलती की आईसीआई, मुझे लग रहा है आई फील कि आईसीआई ने गलती कर रही है। सुनना, RM Limited Pathankot is a Maruti car dealer and also runs a service station. फाइनेंशियल ईयर 22-23 का टर्नओवर कितना है? सर 8 करोड़ 40 लाख का है एंड स्पेयर पार्ट्स का सेल कितना है? 80 लाख का। यानी क्या मैं कह सकता हूँ सर 9 CR का इसका टर्नओवर है लास्ट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में। एबीसी लिमिटेड डीलिंग इन टेक्सटाइल। सर एबीसी डीलिंग, एबीसी दूसरी कंपनी है, देखना सुनना क्वेश्चन क्या कह रहा है। एबीसी ठीक है, ये क्या है अपनी? आरएम है और ये है अपनी एबीसी। सर आरएम का काम क्या है? कार्स का। एबीसी का काम क्या है? टेक्सटाइल्स का। ठीक है, आरएम टेक्सटाइल ने 3 कारें खरीदी, 3 कारें। एक 18 लाख की कार खरीदी और एक 22 लाख की कार खरीदी और एक 9.5 लाख की कार खरीदी। अच्छा, तीनों बिजनेस पर्पस के लिए खरीदी। सर कब खरीदी? 15 दिसंबर 2023 को, 15 दिसंबर 2023 को खरीदी कार। ठीक है, मेसर्स एबीसी ने ना 5 और कार खरीदी 8.9 लाख की। सर उसके अलावा 5 कार्स ऑफ 8.9 लाख और खरीदी, 8.9 लाख की और खरीदी। इनवॉइस सबका सेम डेट पे कराया। सर एबीसी का टर्नओवर कितना है? 15.5 सीआर का टर्नओवर है। सर टैक्स डिडक्ट और टैक्स कलेक्ट करने की लायबिलिटी कब कब आती है? सर हमने एक चीज पढ़ी हुई, अगर आप कार डीलर हो और आप किसी ऐसे पर्सन को कार सेल कर रहे हो जो कि सर अदर देन कार डीलर है, तो जितनी भी कार आप 10 लाख के ऊपर की बेचोगे उस पर आपको टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा। किस सेक्शन में? 206C1F में कलेक्ट करना पड़ेगा। 206C1F में कलेक्ट करना पड़ता है टीसीएस। कितना? 1% ऑफ द ट्रांजेक्शन वैल्यू। सर कितनी सेल कर रखी है? सर 18 लाख वाली, 22 लाख वाली। सर 2 कारें सेल कर रखी हैं 10 लाख के ऊपर, यानी सर 40 लाख की कार सेल कर रखी है। इस पे 1% कितना हो जाता है? 40,000 का टीसीएस कलेक्ट करना पड़ जाएगा। ये तो पहला लेग ऑफ ट्रांजेक्शन। सर बाकी सारी कार सेल कितनी कर रखी है? सर बाकी कार देखो आप तो 9.5 लाख की 10 लाख से कम की है, या 8.9 लाख की 5 कार है सर, ये भी 10 लाख से कम की है, तो इसमें भी टीसीएस कलेक्ट करने की कोई लायबिलिटी नहीं आती, एटलीस्ट 206C1F में नहीं आती। लेकिन सर यहाँ पे एक और लेग ऑफ ट्रांजेक्शन आ जाता है। सर क्या आप देख नहीं सकते इन दोनों के बीच में ट्रांजेक्शन सर ग्रेटर देन 50 लाख चला गया? क्या आप ये नहीं कह सकते कि ट्रांजेक्शन ग्रेटर देन 50 लाख चला गया? यस सर, ट्रांजेक्शन ग्रेटर देन 50 लाख चला गया है। या क्या मैं इसलिए क्या मैं कह सकता हूँ सर ट्रांजैक्शन में एक 206C1H टीडीएस का कंपोनेंट आना चाहिए या 194Q, इन दोनों कंपोनेंट आना चाहिए। सर क्योंकि जो सेलर है सर इसका टर्नओवर लेसर देन 10 करोड़ है, तो टीसीएस का कंपोनेंट आएगा नहीं, यानी सर एबीसी को ना बस टीडीएस काट के पेमेंट कर देना है, एबीसी को टीडीएस काट के पेमेंट कर देना है।
सर एबीसी ने परचेज कितनी कर रखी है? अगर ओवरऑल बात करूं तो सर 8 करोड़ की 8 लाख की 18 लाख की सेल का परचेज कर रखी है, प्लस 22 लाख की परचेज कर रखी है, प्लस 9.5 लाख की परचेज कर रखी है, प्लस 18.9 लाख की ऐसी 5 कारें खरीद रखी है। यानी अगर मैं टोटल निकालूं तो कितनी कर रखी है सर? 94 लाख की परचेज कर रखी है, 94 लाख की परचेज कर रखी है। तो अगर टीडीएस का इंप्लीकेशन निकालूं, एबीसी के हाल में टीडीएस की लायबिलिटी कितनी आती है सर? 50 लाख को माइनस कर दो, 44 लाख है ना, इसका 0.1% यानी सर 4400 का टीडीएस आना चाहिए। 4400 का टीडीएस आना चाहिए। एक बार आंसर चेक करो, मैच कर रहा है क्या? सर आरएम इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टीडीएस, सर ये तो सही है सर, लेकिन सामने वाले के एबीसी के हाथ में टीडीएस काटने की भी तो लायबिलिटी, आरएम इज रिक्वायर्ड टू टीडीएस अंडर सेक्शन दिस एंड टीसीएस भी कलेक्ट करना है सर, ये तो गलत है, ये भी गलत है। RM is required to collect a TDS 40,000 rupees and sir ABC is required to deduct TDS, सर 400 का TDS तो नहीं जा रहा, 4400 का है। सर RM is required to collect a TDS under section, सर ये तो पूरा ही गलत है। आंसर एक ही सही बच रहा है, आंसर नंबर सी सही बच रहा है सर, क्योंकि बाकी तीनों गलत है, प्योर गलत है। लेकिन आंसर नंबर सी भी गलत होना चाहिए सर, क्योंकि कायदे से 4400 का TDS काटना चाहिए। अब मैं समझा रहा हूँ आपको कि जो मैंने सोचा और आईसीआई ने सोचा उसमें क्या फर्क है। मैं सोच रहा हूँ कि सर 94 लाख की टोटल परचेजेस कर रखी है, इसमें से 50 लाख पे तो कोई टीडीएस नहीं रहता और जो बैलेंस बच जाती है इस पे 0.1% टीडीएस रहता है। ऐसा मेरा सोचना है। आईसीआई क्या सोचता है पता? आईसीआई ने किस क्या सोच के 400 लिखा हुआ है वो समझना। सर आईसीआई कह रहा है कि ये जो सेल हुई है ना, ये जो परचेजेस कर रखी है एबीसी ने, इस पे तो वैसे ही टीडीएस कट गया, इस पे तो वैसे ही टीडीएस कट गया ना। तो इस वाली सेल को ना हम जो 50, ये जो टर्नओवर काउंट करते हैं ना, इसको टर्नओवर में इंक्लूड नहीं करेंगे। यानी सर इसमें से 40 लाख माइनस कर दो, 54 लाख का टर्नओवर ले लो और सर जो बचा हुआ 4 लाख है ना, इस पे 400 रुपए का टीडीएस काटोगे आप। यानी सर जिस अमाउंट पे ना सर इस सेक्शन में 206C1F में टीडीएस कट चुका है ना सर, उस अमाउंट को आप टर्नओवर कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं करोगे फॉर द पर्पस ऑफ टीडीएस अंडर सेक्शन 194Q। ऐसा इसने इंटरप्रिटेशन निकाला है इस प्रोविजन का। आपके लिए सर, अगर आप एग्जाम में बैठे होगे आपको क्या करना है, सिर्फ इतना सा सोचो आप, सिर्फ इतना सा सोचो आप कि क्या बाकी 3 ऑप्शन आपके लिए सही हैं? सर बाकी 3 तो वैसे ही गलत हो जा रहे हैं। सिर्फ एक सही है जहां पे सर सेलर के हाथ में टीडीएस टीसीएस और बायर के हाथ में टीसीएस और टीडीएस लग रहा है। सिर्फ दो एक ही प्रोविजन सही लग रहा है, तो आप डायरेक्टली ऐसे करके आ जाओगे, ऐसा करके आ जाओगे। आप गो बाय चॉइसेस करके सॉल्व करने वाले हो इस क्वेश्चन को। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्या कह रहे हैं सर? मोहित अ रेसिडेंट इंडिविजुअल स्टार्ट्स अ न्यू बिजनेस फॉर सेल ऑफ डिजाइनर सूट्स। कब चालू कर रहा है? 1/11/2023 को चालू कर रहा है। उसने पैन ऑब्टेन किया और रजिस्टर करवाया अपने आप को फाइन एंड कंपनी। कंपनी एक कंट्री एम बेस्ड वो है, वेबसाइट है। ई कॉमर्स ऑपरेटर फॉर द सेल ऑफ द प्रोडक्ट्स। मोहित ने सोल्ड की गुड्स 80 लाख रुपए के थ्रू द फाइन 31 मार्च तक। ई कॉमर्स ऑपरेटर ने 35 लाख रुपए इसको दे दिए। ऑन 35 लाख रुपए दिए कब? सर 35 लाख रुपए दिए यहां तक। अच्छा, 35 लाख रुपए दिए तो इस पे 1% टीडीएस काटना चाहिए ना 35,000 का सर। 31 मार्च तक का टीडीएस काटना चाहिए, 31 दिसंबर को। 12 लाख का पेमेंट किया 1 जनवरी को, तो इस पे भी 12,000 का टीडीएस काटना चाहिए सर। 18 लाख का पेमेंट किया 2 तारीख तक, तो इस पे भी 18,000 का टीडीएस काटना चाहिए। 1% टीडीएस काट के पेमेंट करते हैं ना। टेबल टू मोहित सर कितना पेमेंट कर दिया? 35 लाख का पेमेंट कर दिया, प्लस 12 लाख का पेमेंट कर दिया, प्लस 18 लाख का, यानी मोटा मोटा कह सकता हूँ 65 लाख का पेमेंट कर दिया। राइट आंसर इज यस सर, इतना पेमेंट तो कर दिया इन्होंने। ठीक है सर, उसके अलावा बैलेंस जो था ना, बैलेंस इतना अमाउंट सर डिडक्ट करने के बाद, कमीशन 10% डिडक्ट करने के बाद किया। 31 मार्च 2015 को सर 15 लाख रुपए का डायरेक्टली सर अमाउंट क्रेडिट कर दिया गया मोहित के बैंक अकाउंट में। बायर ने डायरेक्टली दे दिया, यानी सर जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है ना उसने मोहित को नहीं दिया, लेकिन जो बायर है ना, बायर ने डायरेक्टली मोहित को दे दिया। कि एक बात बताओ सर, ये जो 15 लाख रुपए, इस पे भी ई कॉमर्स ऑपरेटर को टीडीएस काटना चाहिए, इस पे भी ई कॉमर्स ऑपरेटर को टीडीएस काटना चाहिए। एक बार इधर आओ वापस सर, एक बार देखो, हु इज लायबल टू डिडक्ट टीडीएस सर? अल्टीमेटली सीधे सीधे जो जो लेकिन जिस जिस डेट को ट्रांजैक्शन गया है ना, उस डेट को सर ई कॉमर्स ऑपरेटर को टीडीएस काटने की लायबिलिटी आ जाती है। भले ई कॉमर्स ऑपरेटर ने पेमेंट किया हो या ना किया, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर बायर ने डायरेक्टली पेमेंट कर दिया ना, तो भी ई कॉमर्स ऑपरेटर को ही लायबिलिटी आ जाती है। तो एक बार देखो ऑप्शन सर, फाइन इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस 35,000, 12,000, 15,000 और 18,000। सर डेट भी दे रखी है, आंसर तो यही सही लग रहा है। सर फाइन इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस 3 अमाउंट का दे रखा है सर, चारों पे टीडीएस फाइन को काटना है, तो ये तो गलत ऑप्शन हो गया। फाइन इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस 80,000 रुपीज 1 तारीख को। सर सारा 1 तारीख को नहीं करते, जब जब पेमेंट करते तब तब टीडीएस काटना पड़ता है। तो फाइन इज रिक्वायर्ड सर बैलेंस अमाउंट पे सर, ये पूरा तो 80 लाख पे करना पड़ेगा ना, इस पे तो करोगे भी नहीं, तो सीधे गलत ऑप्शन है। तो सीधे सीधे आंसर नंबर 1 हमारा सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाओ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है?
आर्यन अ नॉन रेसिडेंट रिसीव्ड फॉरेन करेंसी इक्विवेलेंट टू 85,000। आर्यन एक नॉन रेसिडेंट, ठीक है, इंडिया, ये आर्यन, इसको क्या मिल रहा है सर? 85,000 रुपीज मिल रहा है। किससे? फ्रॉम हिज फ्रेंड रेसिडेंट इन इंडिया जनवरी 2018 से। सर एक रेसिडेंट है, रेसिडेंट, उससे मिल रहा है। द सेम वाज पेड बाय रेसिडेंट फ्रॉम बैंक अकाउंट इन कंट्री एक्स। ओह सर, ये पेमेंट भले दे इंडियन रहा है, लेकिन सर इंडिया से नहीं दे रहा, ये इंडियन पर्सन का कहीं दूसरे कंट्री एक्स में एक बैंक अकाउंट है, इससे रेमिटेंस हो रहा है। ठीक है। एक बात बताओ सर, अगर आपको कोई गिफ्ट मिल रहा है रेसिडेंट से कैश के फॉर्म में, बैंक के फॉर्म में, तो वो तो डीम टू अक्रूवर एज इंडिया होती है, भले कहीं से भी दे दे। यानी सर ये जो 85,000 आर्यन के हाथ में है सर, ये तो डायरेक्टली आर्यन के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा ना। जो आर्यन है इसके हाथ तो डायरेक्टली टैक्सेबल हो जाएगा, और कुछ तो करना ही नहीं पड़ेगा इसमें। ठीक है। मिस्टर, दिस फ्रेंड ऑल्सो गिफ्टेड अ गोल्ड चेन टू आर्यन इन कंट्री एक्स। अच्छा, गोल्ड चेन भी दी है। एक बात तो इसी फ्रेंड ने, हमारे फ्रेंड तो कुछ नहीं देते सर, इसी फ्रेंड ने ना गोल्ड चेन भी दे दी कंट्री एक्स में। सर कितने की दी है? 95,000 की गिफ्ट दी है। सर एक बात बताओ, क्या आर्यन के हाथ में 56 टू 10 लग जाएगा? यहाँ पे 56 टू 10 वाले प्रोविजंस लग जाएंगे? राइट आंसर है सर, वो रेसिडेंट होना चाहिए ना, उसकी इनकम डीम्ड टू अक्रू अराइज इन इंडिया होनी चाहिए ना। इनकम डीम्ड टू अक्रू अराइज इन होनी चाहिए ना, उसके बाद ही हम 56 टू 10 के प्रोविजन लगाएंगे। क्या ये इनकम डीम्ड टू अक्रू अराइज इन इंडिया? एक बात बताओ सर, सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 की क्लॉज नंबर 8 में हमने बोला हुआ है कि कभी भी अगर, क्लॉज नंबर 8 में हमने बोला हुआ है कि कभी भी अगर कोई इंडियन पर्सन कैश देता है, कभी भी अगर कैश देता है ना, तो उस केस में अगर 50,000 के ऊपर कैश दे रहा है गिफ्ट में किसी को भी, तो फिर उस केस में क्या हो जाता है, इनकम अक्रूड अराइज इन इंडिया मानी जाती है। लेकिन यहाँ सिर्फ कैश नहीं दे रहा, सर कैश के अलावा सर ज्वेलरी भी दे रहा है, तो ज्वेलरी वाले प्रोविजन में ना सर इनकम अक्रूड इंडिया नहीं मानी जाएगी। वैसे भी इंडिया से दे नहीं रहा, इंडिया के बाहर से दे रहा है, तो उसको डीम टू अक्रूराइज इन इंडिया नहीं माना जाएगा, सिर्फ कैश पोर्शन को ही माना जाएगा। सो फॉर दैट मैटर जो 85,000 है यही टैक्सेबल हो जाएगा। क्या कह रहे हैं सर? आर्यन की इनकम टैक्सेबल कितनी होगी सर? अज्यूम कोई डीटी डबल ए नहीं है सर, क्या 180 टैक्सेबल होगी? राइट आंसर इज नहीं। क्या पार्शियल 85,000 होगी, जो कि है 85,000, ये टैक्सेबल होनी चाहिए कायदे से। देखते हैं 35,000, ये तो गलत है। नो सच गिफ्ट इज टैक्सेबल, सर गलत है, सीधे सीधे 85,000 टैक्सेबल हो जाएगी। दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? ए कंपनी, अ फॉरेन कंपनी हैज अ ब्रांच ऑफिस इन इंडिया, has developed an online office platform which facilitates the on material which facilitates the sale of various material प्रोडक्ट्स रिलेटेड टू इंक, कलर, पिगमेंट्स एंड प्रिंटर एक्सेसरीज। ठीक है, ए कंपनी है, ए कंपनी का ब्रांच ऑफिस इंडिया में है, ब्रांच ऑफिस जो अलग 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 सर्विस देती है। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल इंडियन ब्रांच चार्ज फीस, इंडियन ब्रांच ने 2 करोड़ 65 लाख रुपए की एक फीस ली। सर इंडियन ब्रांच ने फीस ली किससे? एक एसआई करके कंपनी, एसआई करके कंपनी, इंडिया की कंपनी, उससे 2.65 सीआर की फीस ली है। सर एक ई कॉमर्स ऑपरेटर अगर ऑनलाइन के लिए, ऑनलाइन सर्विसेज के लिए अगर फीस चार्ज करता है तो कितना टीडीएस काटना पड़ता है? अगर 2 करोड़ की सर्विसेज है तो इक्वलाइजेशन लेवी 2% लग जाती है ना, ऐसा होता है ना। ई कॉमर्स ऑपरेटर है, उसकी अगर सर्विसेज लेते हो 2 करोड़ के ऊपर की अगर उसकी इनकम होती है तो उसको इक्वलाइजेशन लेवी भरनी पड़ जाती है, ऐसा तो प्रोविजन है हमारा। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इक्वलाइजेशन लेवी शुड एसआई डिडक्ट? सर एसआई को डिडक्ट करना चाहिए क्या, या ई कॉमर्स ऑपरेटर को पे करना चाहिए? राइट आंसर है सर, ई कॉमर्स ऑपरेटर का इंडिया में परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है, परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट है। अगर सर परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट है तो सर कोई इक्वलाइजेशन लेवी का कांसेप्ट ही नहीं आता, कोई भी इक्वलाइजेशन लेवी कांसेप्ट नहीं आता। फॉर दैट मैटर इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्टेड विल बी नेवी। गॉट दिस पॉइंट और नॉट? यस सर, ये पॉइंट अच्छे समझ में आ गया। क्वेश्चन आंसर्स पे आ जाओ, क्वेश्चन आंसर्स आसान है। ये पॉइंट हो सकता है गलत किए हो आपने, लेकिन क्वेश्चन आंसर आपके सही होंगे, आई कैन से दैट। सर क्या कह रहा है? एक बार पहले देखो, सनशाइन इज अ डोमेस्टिक कंपनी एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग। सर मैंने बोला है शॉर्ट्स में आपको, सर मैन्युफैक्चरिंग देखो, नीचे देखो कौन से टैक्स, कौन से प्रोविजन से टैक्स निकालना है सर? कंप्यूट द टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी। सर टोटल इनकम भी निकालनी है, टैक्स लायबिलिटी भी निकालनी है। असेसमेंट दिया 24-25, कंपनी ने कंसेशनल टैक्स से टॉप कर रखा है, इन्हें सर कोई एडिशनल डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट नहीं देना आपने, तो नो एडिशनल डेप्रिसिएशन आएगा इस पर। ठीक है। क्या कर रहा है? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वॉशिंग मशीन सर 1/11/2021 से। सर स्टेट ऑफ राजस्थान में नेट प्रॉफिट कितना है सर? 1,47,00,000 का, 1,47,00,000 का। सर यहाँ ब्रैकेट में कहीं लिख दो, सरचार्ज जाएगा, सरचार्ज मैंडेटरी 10% जाएगा, भूल जाएंगे हम, सरचार्ज 10% मैंडेटरी जाएगा, लिख दो कहीं पे। सर डेप्रिसिएशन चार्ज कर रखा है, इसको ऐड बैक कर दो, डेप्रिसिएशन चार्ज करा, ऐड बैक कर दो। सर लमसम कंसिडरेशन पे कर रखा है 36 लाख रुपए का फॉरेन कंपनी को फॉर ऑब्टेनिंग डिजाइन मॉडल्स वॉशिंग मशीन। एक बात सर, डिजाइन के लिए या फिर इन सब के लिए जो पेमेंट करते हैं कहीं ना कहीं सर
डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू कॉस्ट होता है ना सर। डिजाइन जब तक आपकी मशीन नहीं बन जाती तब तक डिजाइन का खर्चा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का पार्ट बन जाता है। यानी सर इस पे डेप्रिसिएशन लगना चाहिए ना आपका। तो जितना भी आपने सर ऐड कर रखा है सर, इसको आप जितना भी आपने चार्ज कर रखा है सर, इसको ऐड बैक करना पड़ेगा। इसको हम डेप्रिसिएशन दिलाएंगे सर। इस पे डेप्रिसिएशन कितना मिल जाएगा? 36 लाख पे 25% का डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। सर क्या मैं कह सकता हूँ सर 9 लाख का डेप्रिसिएशन मिल जाएगा? 9 लाख का कहना है, 9 लाख का डेप्रिसिएशन मिल जाएगा ऑन सर पेटेंट। देखते हैं एक बार इसमें क्या ट्रीटमेंट कर रखा है, समझेंगे आगे। परचेज वॉशिंग मशीन पैनल सर 96 लाख के पैनल है फ्रॉम शाइन लिमिटेड, जहां पे डायरेक्टर्स का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है सर। मार्केट वैल्यू 82 लाख का, आप खरीद रहे हो 96 लाख। मार्केट वैल्यू 82 लाख का, आप खरीद रहे हो 96 लाख का सर। यानी 14 लाख रुपीज आपने एक्स्ट्रा पे कर रखा है, तो 14 लाख डिसअलाउ हो जाएगा। सर कैश सब्सिडी 15 लाख रुपए की मिली हुई है न्यू प्लांट एंड मशीनरी के लिए। सर न्यू प्लांट एंड मशीनरी के लिए अगर आपने कैश सब्सिडी मिली है, आपने पीएनएल में डाल रखा है, तो कैश असिस्टेंस थोड़ी टैक्सेबल होता है, वो तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से माइनस हो जाता है। तो जितना भी सर मिल रखा है उसको माइनस कर दो, 15 लाख रुपए माइनस कर दो। सर लीगल एक्सपेंसेस सर बोनस के लिए, सर बोनस इशू करने के लिए जो लीगल एक्सपेंसेस है सर वो ऐड बैक करने होते हैं क्या? मैंने आपको बताया हुआ है सर, शेयर कैपिटल अगर बढ़ रही है और बैंक दोनों बढ़ रहा है, उस केस में जितना भी खर्चा हो रहा है वो खर्चा डिसअलाउ हो जाता है। सर बोनस में क्या शेयर कैपिटल बढ़ती है? यस सर बढ़ती है। क्या बैंक बैलेंस बढ़ता है? बैंक बैलेंस नहीं बढ़ता। तो इस केस में जो खर्चा है सर ये अलाउड खर्चा होगा। लेकिन सर राइट इशू में क्या होता है, शेयर भी बढ़ती है, बैंक बैलेंस भी बढ़ता है, तो राइट इशू के ऊपर क्या हुआ खर्चा डिसअलाउ हो जाता है। सर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ द कैपिटल एसेट बीइंग इक्विटी शेयर्स ऑफ अ कंपनी, जहां पे आपने एसटीटी पे कर रखा है सर। 15 लाख रुपए का टैक्स इनकम यहां से हटाओ सर, ये कहां जाएगा आपका? ये चला जाएगा शॉर्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में, सॉरी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में। 115 सर एसटीसीजी 111 सर कितना? 15 लाख रुपए अपना चला गया, और आ गया, और आ गया, और आ गया। सर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सर आफ्टर टेकिंग इंडेक्सेशन 8 लाख रुपए का सर। 8 लाख रुपए हटाओ यहां से सर। 8 लाख रुपए कहां जाएगा? एलटीसीजी में। एलटीसीजी 112 में 8 लाख का। सर डेप्रिसिएशन कितना एलिजिबल है? आप 36 लाख रुपए माइनस कर सकते हो। सर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर कंपनी हैज ट्रांसफर्ड अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स फॉर कंसिडरेशन कितना? दीज आर अक्वायर्ड ऑन सर, यानी अनलिस्टेड शेयर से आपने सर प्रीवियस ईयर 23-24 में खरीदे, प्रीवियस ईयर 22-23 में खरीदे और 23-24 में बेच दे रहे हो। नहीं सर एक साल आपने होल्ड किया है। एक साल अगर आपने होल्ड किया है यानी शॉर्ट टर्म हो गए, यानी शॉर्ट टर्म ट्रांसफर हो रहा है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहा है अनलिस्टेड शेयर्स। अच्छा सर ऊपर इनकम में इंक्लूडेड नहीं है, तो यहाँ पे अपने को करना पड़ेगा एसटीसीजी अदर वाला। एसटीसी अदर कितना जाएगा अपना? तो एसटीसी अदर जाएगा कितना? 22 लाख माइनस 12 लाख इज नथिंग बट 10 लाख का मेरा एसटीसी अदर्स वाला जाएगा। ठीक है। सर कह रहा है न्यू प्लांट एंड मशीनरी वाज अक्वायर्ड ऑन फॉर 75 लाख रुपीस। अच्छा इसमें ग्रांट मिली हुई है अपने को। देखो देखो देखो, ये ग्रांट के लिए कुछ कहा था ना, 15 लाख रुपए कैश सब्सिडी मिली हुई गवर्नमेंट से, जो आपने एक साथ 2023 को मशीनरी खरीदी है उसके लिए। एक साथ 2023 को हमने कितने खरीदी है? 75 लाख की मशीनरी खरीदी हुई है, जिसमें हमने 10 लाख रुपए ना सर बियरर चेक से पेमेंट कर दिया सर। ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में अलाउ नहीं होता। यानी सर जितनी मशीनरी खरीदी है 75 लाख में से 10 लाख तो माइनस कर दो। 15 लाख की ग्रांट मिल रखी है सर, उसको माइनस कर दो सर। 50 लाख की मशीनरी ऑलमोस्ट खरीदी, ये डब्ल्यूडीवी का पार्ट बनेगी। और सर क्या कह रहा है, इसका हमने डेप्रिसिएशन इंक्लूड भी नहीं किया। यानी सर अगर डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं किया तो इसमें डेप्रिसिएशन क्लेम कर लेंगे। सर कितना डेप्रिसिएशन मिलता है प्लांट एंड मशीनरी? 15% मिल जाएगा ना। यानी क्या मैं कह सकता हूँ सर, क्या मैं कह सकता हूँ, इस 50 लाख में 15% डेप्रिसिएशन कितना होता है? 7.5 लाख हो जाता है। 7.5 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन हो जाएगा। यस सर 7.5 लाख का हो जाएगा डेप्रिसिएशन। प्लस सर हमने पेटेंट पे भी 9 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन मिल जाएगा, क्योंकि सर पेटेंट भी हमने सर जितना भी वहां पे इंटेंजिबल एसेट में ट्रांसफर कर दिया, तो इस पे भी डेप्रिसिएशन मिल जाएगा 25% का। कंप्यूट टोटल इनकम, एक बार निकालो टोटल इनकम कितनी हो रही है। देखो बस गलती नहीं हो, बाकी मेरे अकॉर्डिंग तो मैंने गलती नहीं कर रखी है। अगर बस कैलकुलेटर मिस्टेक ना कर दूं तो मेरे अकॉर्डिंग मैंने गलती नहीं कर रखी। वन पॉइंट 49 सीआर मेरे अकॉर्डिंग पीजीबीपी इनकम हो जाएगी, और ये सारी मेरी हो जाएगी अदर सोर्स कैपिटल गेन की इनकम। एक बार चेक भी करते हैं आंसर से।
गॉट एक छोटी सी गलती कर ही रखी है हमने, तुम लोग नजर लगा ही दोगे मेरे को। सर 9 लाख का नहीं होगा, यहाँ जाएगा 7.5 लाख 4.5 लाख का। क्यों सर? आपने जो ये अक्वायर कर रखा है, पेटेंट अक्वायर कर रखा है सर, दिसंबर में अक्वायर किया हुआ है, नहीं यानी सर इस पे डेप्रिसिएशन हाफ रेट से मिलेगा। सर आपको 25% या 12.5% डेप्रिसिएशन मिलेगा, तो जितना डेप्रिसिएशन आधा हो जाएगा, यानी सर आपकी इनकम कितनी बन जाएगी? आपकी इनकम बन जाएगी सीधे सीधे 1.535 सीआर। एक बार चेक करो इसको, 1.535 सीआर। और कैपिटल गेन आपका 15, 8 और 10 इतना ही है, 33 लाख का। बस इस पे सीधे सीधे आप जो टैक्स रेट है सर, इसके लिए क्या टैक्स रेट लगाओगे? इसके लिए 22% लगा दोगे, इसके लिए 15% लगा दोगे, इसके लिए 15% लगा दोगे, इसके लिए 20%, और इसके लिए क्या जाएगा? 22% जाने वाला है। इन सब के लिए रेट जाएगा, जो भी आंसर आएगा उस पर 10% आप सरचार्ज ऐड बाय डिफॉल्ट करने वाले हो। आपका आंसर पूरी तरह से मैच हो जाएगा। 4% एजुकेशन सेस भी ऐड कर देना, जहां आप ऐड करोगे आपका आंसर यहाँ पे पूरी तरह से मैच हो जाएगा, इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली। 22%, इस पे 15%, इस पे 20%, इस पे 22%, और आपका टोटल इनकम आ गई, इस पे 10% सरचार्ज ऐड कर लो, 4% एजुकेशन सेस ऐड कर लो, आपका आंसर प्रॉपर मैच हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्या कह रहा है? हाँ, ओके, नाइस नाइस नाइस। क्या कहता है? प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ एलएस एसोसिएट्स अ पार्टनरशिप फर्म हैज शोड नेट प्रॉफिट ऑफ 80 लाख। सर 80 लाख का प्रॉफिट है। ये सब क्रेडिट डेबिट करने के बाद सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दे दिया? सर 7.5 लाख का इंटरेस्ट ऑन, 7,15,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। सर अगर ये 13% अपने को अलाउ कितना होगा? सर 12% अलाउ होगा, यानी 1% डिसअलाउ हो जाएगा। तो कितना? 715,000 डिवाइडेड बाय 13, यानी सर क्या मैं कह सकता हूँ सर 55,000 का डिसअलाउ हो जाएगा, 55,000 का इंटरेस्ट डिसअलाउ हो जाएगा। सर इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फ्रॉम वन ऑफ द पार्टनर, सर 90,000 रुपए का। सर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अलाउ हो जाता है सर, कितना अलाउ होता है? 12% ही अलाउ हो जाता है, कि कुछ भी हो, लोन पे इंटरेस्ट हो, आपने कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया हो, वर्किंग कैपिटल पे किसी पे भी दिया हो, सर होगा तो 15% ही, 12% ही अलाउ होगा, यानी 15% अगर दे रखा है तो 3% डिसअलाउ हो जाएगा, यानी सर 18,000 रुपए आपका यहाँ पे एड बैक करना पड़ेगा अपने को। सर इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट आउट ऑफ द सरप्लस फंड, सर सरप्लस फंड से अगर कभी भी कोई इनकम होती है अदर सोर्सेज में जाती है, कभी बिजनेस इनकम में टैक्सेबल नहीं होती है, तो ये कहाँ जाएगा? अदर सोर्सेज में चला जाएगा, तो इसको आप माइनस कर दोगे कहाँ? -0.35। डेप्रिसिएशन जो डाल रखा है सर, डेप्रिसिएशन डाल रखा है, इसको ऐड बैक कर दो। जो सर एक्चुअल डेप्रिसिएशन होगा वो हम ले लेंगे, 1.1.15650। ठीक है, एक काम नहीं करते हैं, एक काम करते हैं ना, डायरेक्टली सीधे ऐसे ले लेते हैं ना। कह रहा है एक और चीज सर, बिल्डिंग हमने ईयर 2022 में खरीदी, डब्ल्यूडीवी कितनी थी? 36 लाख रुपए की थी, और हमने उसको बेचा कितने में? सर बेचा कितने में? 90 लाख में बेच दिया। जो भी गेन है हमने पीएनएल में डाल रखा, सर ब्लॉक का पार्ट थी। अच्छा सर, ब्लॉक का पार्ट थी, हमने पीएनएल में गेन डाल दिया। सर हमारा गेन कभी भी टैक्सेबल यहाँ पे तो होगा नहीं। अगर ब्लॉक का पार्ट थी और ब्लॉक में यही एसेट था, तो जो भी गेन होगा सर वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में चला जाएगा। तो जो भी गेन यहाँ डाल रखा है सर उसको तो एक्सक्लूड करना पड़ेगा ना। सर कितना गेन डाला हुआ है? 90 लाख माइनस 36.45, कितना हो रहा है? यानी सर 53,55,000 का जो गेन है ना सर, ये यहाँ से निकालना पड़ जाएगा। क्यों निकालना पड़ा सर? क्योंकि अल्टीमेटली शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है सर, एसटीसीजी में टैक्सेबल हो जाएगा। एक बार सर अदर इनकम को भी लिखते चलते हैं। एसटीसीजी कितना गया हमारा? सर 53,55,000 की हमारी एसटीसीजी हो गई, प्लस सर आईएफओएस भी गया हमारा कुछ। सर आईएफओएस में क्या गया? ये जो 55,000 रुपीज का नहीं, 55,000 का नहीं, जो 35,000 का इंटरेस्ट है आईएफओएस में टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि सरप्लस फंड से कर रखा है। उसके अलावा सर फर्म में क्या कह रहा है? 2 वर्किंग पार्टनर्स है, ठीक है, 4 पार्टनर्स है जिसमें से 2 ही वर्किंग है। पार्टनरशिप डीड ने ऑथराइज कर रखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12 से लेके 16% तक। ऑल्सो रेम्यूनरेशन, जो अभी पीएनएल में डेबिट नहीं कर रखी, चारों पार्टनर्स को दे रहे हो आप 20,000 रुपए की। सर आपने कितनी रेम्यूनरेशन दे रखी है? 20,000 रुपए के हिसाब से सर 20,000 रुपए की रेम्यूनरेशन दे रखी है 4 पार्टनर्स को फॉर 12 मंथ। सर कितना हो जाता है ये? सर आपने 9,60,000 की रेम्यूनरेशन दे रखी है। सर पीएनएल में डेबिट नहीं है अभी। सर पीएनएल में डेबिट नहीं सर, लेकिन अलाउ कितनी होगी वो अपने को देखना पड़ेगा। अलाउ कितनी होगी वो देखना पड़ेगा, देखते हैं बाद में, देखते हैं अभी। It has applied for establishing it has applied for establishing a unit in SEZ. The letter of approval was granted in 31st March 2020. However, operations late start किए। Turnover, export turnover and net profit कितना है? Turnover कितना? टोटल टर्नओवर 120। उसके अलावा एक्सपोर्ट टर्नओवर कितना? 40। और अपना एक्सपोर्ट टोटल प्रॉफिट कितना है एसईजेड यूनिट का? 7.5 लाख। यानी सर 10 डबल का डिडक्शन कितना मिल जाएगा इसमें? सर 2.5 लाख का डिडक्शन मिल जाएगा, 2.5 लाख का डिडक्शन मिल जाएगा। यानी मैं अगर 10 डबल माइनस करना चाहूँ डिडक्शन अंडर सेक्शन 10 डबल ए, तो 2.5 लाख मिल जाएगा।
ठीक है। Out of the sum received from the sale of the building, sir, firm invested 60 lakh rupees for 5 years bond of NHAI. Sir, bond were issued in 31st March 2024. सर क्या 6 महीने में कर दिया? 6 महीने में कर दिया सर, सेल कर दिया हमने 10 अक्टूबर 2023 को। हमको कब खरीद लेना चाहिए था सर? 10 अप्रैल 2023 में खरीद लेना चाहिए था। 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ द ट्रांसफर। 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ द ट्रांसफर के अंदर हमको बॉन्ड्स खरीद लेना चाहिए था सर। बॉन्ड खरीद लेना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या एग्जामेशन मिल जाएगा बॉन्ड में? एक पल के लिए मेरे को ये बताओ, क्या बॉन्ड में एग्जामेशन मिलेगा? राइट आंसर इज सर, भले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, लेकिन कैपिटल गेन तो लॉन्ग टर्म है। कैपिटल गेन तो लॉन्ग टर्म है। कैपिटल एसेट तो लॉन्ग टर्म है, भले गेन शॉर्ट टर्म हो जाए, तो अपने को कायदे से एग्जामेशन मिल जाना चाहिए। लेकिन सर क्या कह रहा है अपने को? सर 10/10/2023 को हमने बेचा सर, 6 महीने यहाँ की डेट से निकालो तो कब होता है? 10 अप्रैल 2024 तक अपने को खरीद लेना चाहिए एसेट। हमने कब खरीदा सर? हमने पेमेंट किया कब? लेकिन बॉन्ड्स इशू किए गए अपने को। पेमेंट करना सफिशिएंट होता है ना? पेमेंट करना सफिशिएंट होता है सर। देखो एक एक छोटी छोटी चीज पे टेस्ट कर रहा है आईसीआई सर। पेमेंट करना सफिशिएंट होता है, यानी अपने को सर 50 लाख तक का डिडक्शन मिल जाएगा सर। 60 लाख पे नहीं मिलेगा, क्योंकि अपने को सर 50 लाख की लिमिट रहती है इसमें। 50 लाख की लिमिट रहती है। ठीक है। डेप्रिसिएशन रूल्स कितना है सर? 14 लाख, 14,000 पे डेप्रिसिएशन रूल्स के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन मिल रहा है, तो माइनस कर दो इसका। माइनस कर दो 14,000 का। सर डब्ल्यूडीवी ऑफ मोटर, सर डब्ल्यूडीवी जिसमें जो आपने परचेज कर रखी है 1/4/2020 को 680 की है। ठीक है। और कॉस्ट ऑफ मोबाइल सर आपने पुट पे यूज कर रखी है 11/10/2023 को, उसकी 20,000 की है। अच्छा। सर इन दोनों का डेप्रिसिएशन माइनस नहीं किया हुआ, इन दोनों का डेप्रिसिएशन माइनस नहीं किया, तो ये भी अपने को करना पड़ेगा। कितना माइनस करना पड़ेगा? एक बात बताओ, हमने एक चीज पढ़ी हुई है सर, अगर कभी मोटर व्हीकल आपने 31 अगस्त 2019 से पहले खरीदी और 31 अगस्त 2019 के बाद खरीदी और 30 मार्च 2020 के पहले खरीदी, तो डेप्रिसिएशन कितना मिलता है मोटर व्हीकल पे? सर 15% ना मिलके आपको 30% मिल जाता है। यानी क्या मैं कह सकता हूँ इस 680 पे आपको 30% डेप्रिसिएशन मिल जाएगा? इस 680 पे 30% डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। कितना होता है 680 पे 30% डेप्रिसिएशन? 2,02,04,000 रुपए का डेप्रिसिएशन यहाँ मिल जाएगा मेरा। 2,04,000 का डेप्रिसिएशन यहाँ मिल जाएगा। और सर डब्ल्यूडीवी और हमारी मोबाइल फोन पे कितना मिल जाएगा सर? 20,000 की मोबाइल फोन है, इस पे सर 15% कायदे से मिलना चाहिए, लेकिन सर आपने 180 डेज से लेस के लिए यूज किया हुआ है, यानी 7.5% से डेप्रिसिएशन मिल जाएगा इस पे। कितना हो जाता है? 7.5% डेप्रिसिएशन हो जाता है 1,500। ये 1,500 का डेप्रिसिएशन आपको मोबाइल फोन में मिल जाएगा। इतनी मेहनत करने के बाद हमारी पीजीपीपी इनकम आ जाएगी बिफोर कैलकुलेटिंग रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन निकालने से पहले एक बार देखो कितनी आ रही है। 80 लाख में प्लस 55,000 प्लस 18,000 माइनस 35,000 प्लस 1,115,650 माइनस 53,55 माइनस 14,000 माइनस 2 लाख, 2,04,000 माइनस 1,500। सर मेरे अकॉर्डिंग कितनी आ रही है? पता नहीं सही है कि नहीं है, देखते हैं एक बार। 150। सर बुक प्रॉफिट 2579 150, इतना बुक प्रॉफिट आ रहा है। अब इस पे सर रेम्यूनरेशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। रेम्यूनरेशन सर, रेम्यूनरेशन अप टू 3 लाख 90%, यानी कितना होता है? 1.5 लाख अप टू 3 लाख 90% कितना होता है आपका? 270। और 3 लाख से लेके बैलेंस पे कितना मिलता है सर? 60%। सर 60 बैलेंस कितना हो गया अपना? माइनस 3 लाख करेंगे इस पे इंटू 60%। सर बैलेंस पे कितना रेम्यूनरेशन जा रहा है सर? 13,67,490। और यहाँ कितना जा रहा है? 2,70,000, यानी सर इतना रेम्यूनरेशन हमारा अलाउ हो जाएगा। नहीं सर, हमारा नेट प्रॉफिट कितना आ जा रहा है आफ्टर रेम्यूनरेशन? 941,660। इतना मेरा नेट प्रॉफिट आ रहा है। इतना मेरा नेट प्रॉफिट आ रहा है। एक बार चेक करो मेरे साथ। अब एक सेकंड, इसमें एक चीज का और ध्यान देना है दोस्त। एक चीज का छोटा सा और ध्यान दे दो, एक चीज का ध्यान दे दो।
सर ये ना मेरी अलाउएबल डेप्रिसिएशन है, ये मेरी अलाउएबल रेम्यूनरेशन है। सर मैंने एक्चुअल रेम्यूनरेशन पे कितनी की? सर अलाउएबल और एक्चुअल का डिफरेंस ही अलाउ होता है ना अपने को। सर पे कितनी कर रखी है? 20,000 रुपीज पर मंथ पे कर रखी है। सर 12 महीने के लिए पे कर रखी है, और सर 2 पार्टनर्स को ही पे कर रखी है, बाकी 2 तो आपको वैसे भी अलाउ नहीं होती। यानी सर ये भले कितनी भी अलाउएबल हो, आपको अलाउ कितनी होगी? सर 480 ही अलाउ होने वाली है। तो अगर मैं आपको निकलवाऊं कितनी आ रही, 25, 79, 150 में से 480 ही अलाउ हो जाएगी। तो आपको कितनी अलाउ हो रही है डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद रेम्यूनरेशन? ये हो जाती है 2099150। इतनी आपकी अलाउ हो रही है। सर इसमें से क्या करोगे आप? माइनस करोगे 10 डबल ए का डिडक्शन। आप यहाँ निकालोगे जितना भी आपका कैपिटल गेन आ रहा है आईएफओएस, और आपकी टोटल इनकम आ जाएगी। आपकी टोटल इनकम आ जाएगी। आपको सिर्फ टोटल इनकम ही निकालनी है, इसमें कोई भी टैक्स कैलकुलेशन नहीं करना है। 21 आपकी ये आ गया। इसमें आप क्या करोगे? इसमें सीधे सीधे आप माइनस करोगे, आपका कैपिटल गेन भी आ गया, आपकी अदर सोर्सेज की इनकम आ गई, इससे ग्रॉस टोटल इनकम भी आ जाएगी। इसमें 10 डबल ए का डिडक्शन माइनस करोगे, आपका पूरा पूरा आंसर मैच हो जाएगा। गॉट दिस पॉइंट और नॉट? क्वेश्चन नंबर बी में क्या बात कर रहे हैं? सर क्वेश्चन नंबर बी बहुत ही क्लासिक क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। कंप्यूट द टोटल इनकम एंड नेट टैक्स लायबिलिटी आफ्टर प्रोवाइडिंग रिलीफ अंडर सेक्शन 91 गो मिस्टर गौरव एजेड 76 सर असेसमेंट ईयर दिस एंड दिस की फॉर 73 का है ना, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। एक बार देखो न्यू टैक्स regime है कि ओल्ड टैक्स regime है, एक बार चेक करो। डिफॉल्ट टैक्स regime अंडर 115 बीएससी, 115 बीएससी के अकॉर्डिंग टैक्स निकालना है, इन्हें डिडक्शंस नहीं मिलने वाले, और एक्सटेंडेड आपको टैक्स स्लैब का बेनिफिट नहीं मिलने वाला। ठीक है कोई दिक्कत नहीं, निकालते हैं। सर पेंशन फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट ले ही लेंगे इसको सीधे सीधे। सर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम द सेल ऑफ द प्लॉट ये भी ले लेंगे। उसके अलावा पीपीएफ डिपॉजिट ये भी ले लेंगे, स्पेक्युलेटिव इनकम ये भी ले लेंगे, इंडिया में इंडिया की सारी इनकम ले लेंगे। सर पेंशन फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट में आपको एक 50,000 का डिडक्शन भी मिलता है, वो माइनस कर देंगे। कंट्री एम की एग्रीकल्चर इनकम, सर इंडिया के बाहर की एग्रीकल्चर इनकम अपने को लेना ही पड़ेगा। डिविडेंड फ्रॉम कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन कंट्री एम, अच्छा 64,000 का, सर वहां पे एग्जेम्प्ट है, वहां पे एग्जेम्प्ट है। सर यहाँ पे लेना पड़ेगा क्या? राइट आंसर यहाँ पे लेना पड़ जाएगा। क्यों सर यहाँ पे लेना पड़ेगा? क्योंकि सर हमको तो सारी इनकम लेनी है ना, वहां टैक्स लगे या ना लगे सर, अगर वो इंडियन इनकम इंडिया में कमाई होती तो इंडिया में तो टैक्स लगता ही लगता है, इसलिए 64,000 यहाँ पे टैक्स लगेगा। सर क्या ये डबली टैक्स इनकम में आएगा? राइट आंसर है सर ये डबली टैक्स इनकम में नहीं जाएगा, बिकॉज सर वहां पे टैक्स नहीं लगा इस पे, वहां पे टैक्स नहीं लगा, यहाँ पे टैक्स लग रहा है, तो डबली टैक्स इनकम नहीं है। गॉट दिस पॉइंट और नॉट? यस सर वी डिड गेट दिस पॉइंट। उसके अलावा सर क्या कह रहा है? बिजनेस लॉस प्रोप्राइटरी बिजनेस नॉट एलिजिबल फॉर सेट ऑफ अगेंस्ट द इनकम इन द कंट्री एन। सर उस देश में आपको सेट ऑफ नहीं मिला, क्या इस देश में मिल जाएगा? सर राइट आंसर इस देश में तो सेट ऑफ मिल ही जाएगा, इस देश में तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको। सर ये आपको माइनस करना पड़ेगा। रेंटल इनकम फ्रॉम द प्रॉपर्टी, सर वहां पे रेंटल इनकम 3 लाख रुपए ली गई, यहाँ पे रेंटल इनकम कितनी ली जाएगी? सर यहाँ पे 3 लाख का 70% ही लिया जाएगा, यहाँ 2,10,000 रुपए ही लिया जाएगा। सर म्यूनिसिपल टैक्सेस सर वहां पे अलाउ नहीं किए गए, अच्छा तो यहाँ पे अलाउ हो जाएंगे सर, यानी इतनी भी रेंटल इनकम आपके हाथ में टैक्सेबल नहीं होगी। आपके हाथ में टैक्सेबल कितनी होगी? रुकना, आपके हाथ में टैक्सेबल कितनी होगी? -20,000 करो, इसका आप 70% लोगे, यानी 280 का 70%, यानी 1,96,000 की आपकी रेंटल इनकम टैक्सेबल हो जाएगी। सर कोई देयर इज नो एग्रीमेंट अंडर सेक्शन 90 फॉर रिलीफ ऑफ अवॉइडेंस बिटवीन कंट्री एंड कंट्री एम। गौरव इज द इंडिविजुअल रेसिडेंट, ही हैज पेड एप्लीकेबल टैक्सेस। सर कंट्री एम में 10% से, और कंट्री एन में कितना 5% से टैक्स भरा हुआ है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। सर एक बार टोटल इनकम निकालो ना, इंडिया की टोटल इनकम, टोटल इंडियन इनकम, टोटल इंडियन इनकम निकालो, एक बार टोटल इंडियन इनकम निकालो। 360, 390 -50,000 प्लस 2,10,000 प्लस 1,16,000। इसको तो नहीं लेना पड़ेगा अपने, क्योंकि डिपॉजिट है तो ये तो कोई इनकम नहीं है। एग्रीकल्चर इनकम को लूंगा 90,000 प्लस डिविडेंड इनकम, डिविडेंड इनकम की थी 64,000। बिजनेस लॉस, एक बात बताओ बिजनेस लॉस का डिडक्शन मिलेगा क्या अपने को? बिजनेस लॉस का डिडक्शन मिलेगा, राइट आंसर है सर स्पेक्युलेटिव इनकम के अगेंस्ट मिल जाना चाहिए बिजनेस लॉस का डिडक्शन। स्पेक्युलेटिव इनकम के अगेंस्ट बिजनेस लॉस का डिडक्शन मिल जाना चाहिए ना सर, मिल जाएगा अपने को, बिजनेस लॉस का डिडक्शन मिल जाएगा।
सर टोटल इंडियन इनकम कितनी हो रही है? 9,10,000 रुपए मेरे अकॉर्डिंग होगा, एक बार चेक करना, 9,10,000 रुपए मेरे अकॉर्डिंग हो रही है। 9,10,000 रुपए की इंडियन इनकम है। सर इस पे टैक्स निकालेंगे, कितना टैक्स निकल रहा है? सर क्या कोई डिडक्शन मिलेगा क्या? सर न्यू टैक्स रेजिम में कोई डिडक्शन नहीं मिलता। सर 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं। 3 लाख से लेके 6 लाख तक का हमारा टैक्स कितना होता है सर? 5% टैक्स होता है, यानी 15,000 की टैक्स लाइबिलिटी आती है। तो 6 लाख से लेके 9 लाख तक का 10% होता है सर, 10% पे कितनी है सर? 30,000 की टैक्स लाइबिलिटी आ जाती है। सर 9 लाख से लेके 9,10,000 का 15% होता है, यानी 10,000 15% नहीं, 1,500 की टैक्स लाइबिलिटी, यानी सर 46,500 का टैक्स लाइबिलिटी आ रही। इस पे 4% एजुकेशन से ऐड करूंगा, कितना आ रहा है? 1860 का ऐड करूंगा, डिवाइडेड बाय कितना हो जा रहा है? 48,360, यानी एवरेज रेट ऑफ टैक्स कितना आ जाए सर? एवरेज रेट ऑफ टैक्स हो गया हमारा डिवाइडेड बाय 9,10,000। सर कितना हो जा रहा है हमारा? 5.31%। 5.31% का टैक्स आ गया। सर अब अपने को बस रिलीफ देनी है, जहां हमने रिलीफ दे दी हमारा आंसर आ जाएगा। सर रिलीफ के लिए अपने को क्या देना पड़ेगा सर? एवरेज टैक्स रेट इंडिया कंपेयर करना पड़ता है किससे? उस देश में कितना टैक्स भरा हुआ है, उसको मल्टीप्लाई करते हैं सर डबली टैक्स इनकम पे। सर कंट्री एम की बात करूं, कंट्री एम की अगर बात करूं, कंट्री एम में टैक्स कितना भरा हुआ है सर? 10% भरा हुआ है। इंडिया में कितना है सर? 5.31। तो सर कंट्री एम में क्या लग जाएगा? 5.31 एवरेज रेट ऑफ टैक्स लग जाएगा फॉरेन टैक्स रेट पर रिबेट मिलने के लिए। और कंट्री एन के लिए कितना है सर? 5% और 5.31% विच एवर इज लोअर, यानी सर 5% लग जाएगा। सर इस रेट से आपको रिलीफ देनी है। सर कौन कौन सी इनकम पे रिलीफ देनी है, वो हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है। सर कंट्री एम की अगर मैं बात करूं, सर क्या मैं कह सकता हूं सर डिविडेंड इनकम वहां पे एग्जेम्प्ट थी, यहाँ टैक्सेबल है, तो डबली टैक्स नहीं? वहां पे टैक्सेबल थी, यहाँ एग्जेम्प्ट है। सॉरी वहां एग्जाम थी, यहाँ टैक्सेबल, तो डबली टैक्स नहीं है। आपको रिलीफ मिलने वाली कंट्री एफ में सिर्फ 90,000 की, यानी सर अगर मैं बोलूं 5.31 ऑन 90,000 रुपीज, तो कितना हो जाता है सर? 4,779 की रिलीफ मिलने वाली है आपको कंट्री एम में। एक बार चेक करो इस पॉइंट को, एक बार चेक करो क्या आंसर मैच कर रहा है क्या? 4,779, ऑलमोस्ट 4,783, इतना इनकम आ रही है, इतनी इनकम आ रही है। एक बार इसमें देखो आप, दूसरे कंट्री में। सर कंट्री एन की बात बता रहा हूँ, कंट्री एन की कितनी डब्ल्यू टैक्स इनकम है? कंट्री एन की कितनी डब्ल्यू टैक्स इनकम है, सुनना। एक बात बताओ मेरे को, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। सर यहाँ रेंटल इनकम कितने से टैक्सेबल है? 3 लाख रुपए से टैक्सेबल है। रेंटल इनकम 3 लाख से टैक्सेबल है। हमारे यहाँ कितने से टैक्स लगा रहे हैं सर? 196, यानी सर डब्ल्यू टैक्स कितने हो गए सर? 96,000 हमारी डब्ल्यू टैक्स हो गई। सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा। सर लेकिन बिजनेस लॉस वहां पे अलाउ नहीं किया, यहाँ अलाउ हो गया, यानी सर ये डब्ल्यू टैक्स नहीं है, तो इसका इंपैक्ट हटाना पड़ेगा अपने को। तो 1,96,000 में से ना जो हमारी डब्ल्यू टैक्स हो रही है सर, इसमें से हमको डिडक्शन माइनस करना पड़ेगा। यानी एक्चुअल में अगर मैं बोलूं डबल टैक्स इनकम तो सर 90,000 की है। अगर एक्चुअल में बात करूं कितनी इनकम हमारी डबल टैक्स हो रही है सर? डबल टैक्स हो रही है अपनी कितनी? 96,000, 90,000 की हो रही है। क्या ये पॉइंट समझ में आया क्या आपको? सर ये पॉइंट बढ़िया तरीके से समझ में आ गया। यानी सर इस 90,000 की इनकम पे ना अपने को 5% का डिडक्शन लेना पड़ेगा। कितना? कितना? 4,500 का डिडक्शन लेना पड़ जाएगा, और हमारा इससे आ जाएगा रिलीफ। एक बार चेक करो इस पॉइंट को, वो रिलीफ बिल्कुल सेम टू सेम मिलने वाला है। इतनी रिलीफ हो गया, रिबेट हो गया, उससे रिबेट से आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म हो गया। काफी हद तक कंप्यूटेशन वाला पोर्शन खत्म हो गया। अब हमको सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्या कह रहे हैं सर? A charitable trust registered under section 12AB for previous year 31st March 2024 derived 21 लाख की इनकम है, 10 लाख की प्रॉपर्टीज हेल्ड से, 4 लाख की बिजनेस इनकम से, 7 लाख वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन। सर कितना होता है? 21 लाख होता है। इस पर सर 80 से 15% का स्टैंडर्ड डिडक्शन लेंगे तो 3.15, सर 17.85 का हमारी इनकम हो जाती है। ट्रस्ट अप्लाइड 11.6 अप्लाई किए सर, अप्लाई करके कितना बचा? 6.25 बचा। टुवर्ड्स चैरिटेबल पर्पस ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर रीपेमेंट। अच्छा अच्छा अच्छा, रुको 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 रुको, क्या बोल रहा है? 11.6 अप्लाई किए चैरिटेबल पर्पस के लिए, जिसमें इंक्लूड करता है सर एक ऐसा लोन जिसमें आपने 3.5 लाख रुपए आपने पहले ही एप्लीकेशन में ले रखा है। यानी सर आपने 11.6 लाख में
का एप्लीकेशन किया, 11.6 लाख में आपने 3.6 लाख का एक रीपेमेंट किया हुआ जिसका पहले एप्लीकेशन ले चुके हो, उसका आपको वापस एप्लीकेशन थोड़ी मिलने वाला है। इसलिए अगर एक्चुअल एप्लीकेशन बोलो तो यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ 11 माइनस 6 कितना होता है, सिर्फ 8 लाख का एप्लीकेशन है। तो आपकी जो टोटल इनकम बन जाएगी वो कितनी हो जाएगी, आपकी टोटल इनकम हो जाएगी 17.85 माइनस 8, हमें टोटल इनकम हो रही है 9.85। 9.85 ही हमारी टोटल इनकम होने वाली है। सर दिस इज द डिटरमाइन द टैक्सेबल इनकम, बस इतना सही। इसके 4 मार्क्स दे रहा है, देखो इसके 4 मार्क्स दे रहा है। अब तुम बोलो कि आईसीआई नंबर नहीं देता। अगले क्वेश्चन में NPO नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ट्रस्ट अंडरटेक्स द फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 23, उसकी रिसीट्स कितनी 3 करोड़, एजुकेशनल रिसीट्स की 4 करोड़। सर बताओ कि एग्जाम्पशन मिलेगा, राइट आंसर इज नहीं मिलने वाला। 10 बारी क्वेश्चन देखा हुआ है आपका सर। पैन वाइज अगर अलग अलग हॉस्पिटल और ट्रस्ट अगर दोनों 5 करोड़ से कम के हैं तो फॉर दी सेक्शन 1023 से आपको टोटल करके 5 करोड़ देखना होता है। यहाँ टोटल में 5 करोड़ ज्यादा जा रहा है तो कोई एग्जाम्पशन नहीं मिलने वाला, रजिस्ट्रेशन लेना पड़ जाएगा। सर टिप इंक अ फॉरेन कंपनी हेडक्वार्टर इन मलेशिया हैज अ ब्रांच ऑफिस इन इंडिया। सर टिप इंक है मलेशिया की है सर, उसका ब्रांच ऑफिस सर इंडिया में है, ठीक है। ब्रांच के पास सर नेट प्रॉफिट 28 लाख रुपए का, सर उसमें ये खर्चे माइनस किए हुए हैं। सर ब्रांच के नेट ऑफिस, सर हेड ऑफिस एक्सपेंसेस 44C की बात कर रहा है, कुछ कुछ समझ में आ रहा है, 44C की बात कर रहा है सर, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। सर 44C के एक्सपेंसेस कितने वाला होते हैं सर, एक्चुअल हेड ऑफिस एक्सपेंसेस या फिर सर और सर 5% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। ठीक है, देखते हैं एडजस्टेड टोटल इनकम निकालते हैं। सर एडजस्टेड टोटल इनकम कैसे निकालते हैं, सर 28 लाख का जितना प्रॉफिट है ये तो लेंगे ही लेंगे। करंट ईयर का डेप्रिसिएशन क्या ऐड बैक करते हैं क्या सर, ये ऐड बैक नहीं करते। क्या अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन ऐड बैक करते हैं, सर अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन ऐड बैक करते हैं। सर कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग, सर फैमिली प्लानिंग वाला प्रमोशन एक्सपेंस ऐड करते हैं क्या, सर ऐड करते हैं 7 लाख का। क्या साइंटिफिक रिसर्च का ऐड करते हैं, राइट आंसर है साइंटिफिक रिसर्च को नहीं ऐड करते। सर कोई बिजनेस लॉस है सर उसको ऐड बैक कर देते हैं। सर कोई डिडक्शन ले रखा है चैप्टर 6 का, सर इसको भी ऐड बैक कर देते हैं। और सर कोई हेड ऑफिस एक्सपेंसेस है तो उसको भी ऐड बैक कर देते हैं। एक बात बताओ कितना एटीआई आ रही है हमारी, 28 प्लस 17 प्लस 7 प्लस 25 प्लस 20 प्लस 120, यानी सर 217 की हमारी एटीआई आ रही है। सर 217 की हमारी एटीआई आ रही है, इसका सर 5% ही अलाउ होता है। यानी सर अगर मैं 5% ऑफ एटीआई बोलता हूँ कितना जा रहा है, इसको एक बार लिखते हैं ब्लू से, कितना जा रहा है सर 10.85। और एक्चुअल हमने कितने डाल रखे हैं, हमने डाल रखे हैं 120 लाख डाल रखे हैं, तो हमको अलाउ कितना होगा, सिर्फ और सिर्फ 100, हमको 10.85 ही अलाउ होने वाला है। यानी सर अगर मेरे से बोला जाए कि सर ब्रांच के हेड ऑफ ब्रांच के सर टोटल इनकम कितनी होगी, सर ब्रांच की टोटल इनकम ही निकालनी है सर, वो छोड़ के मत चले जाना। 28 लाख की जितनी इनकम है इस पे 120 ऐड कर दोगे और माइनस करोगे एक्चुअल अलाउड सर 10.85, तो मेरा आंसर आ जाएगा कितना, मेरा आंसर आ जाएगा कितना, 28 प्लस 120 माइनस 10.85, मेरा आ जाएगा कितना, सर 137.15 मेरा हो जाएगा खर्चा। एक बार चेक करो, 137.15। व्हाट दिस पॉइंट और नॉट, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखो, अब थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ना, हम जल्दी सॉल्व होंगे, आपसे भी जल्दी सॉल्व होंगे। आपको रियलाइज होगा कि देखो पीछे क्वेश्चन आसान है, स्टार्टिंग के मुश्किल थे, तो जो बंदा स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहा होगा ना उसको बड़ी दिक्कत हो रही होगी। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। मुकेश एन इंडिविजुअल कैरिंग ऑन द रिटेल बिजनेस विद टर्नओवर ऑफ 3.2 सीआर इन प्रीवियस ईयर 22-23। ठीक है, 3 करोड़ का टर्नओवर है, यानी सर टीडीएस के जो हाईजैकर वाले प्रोविजन है वो लग जाएंगे। उसने कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट का किया फॉर रिपेयर्स ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग, सर रेसिडेंशियल बिल्डिंग का 3 लाख का कॉन्ट्रैक्ट का पेमेंट किया, 75 लाख टुवर्ड्स कमीशन टू मिस्टर वरुण फॉर बिजनेस पर्पस। बताओ टीडीएस किस पे काटना चाहिए, किस पे नहीं काटना चाहिए। एक बात हो सर, कभी भी 194C में अगर अगर आप रजिस्टर्ड हो, कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट कर रहे हो सर रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए, तो 194C एप्लीकेबल नहीं होता, 194 से एप्लीकेबल नहीं होता। और सर 194M को एप्लीकेबल कराने के लिए पेमेंट 50 लाख से ज्यादा का होना चाहिए, तो सर इस केस में टीडीएस नहीं काटना। लेकिन सर यहाँ पे आपने बिजनेस पर्पस के लिए कमीशन पे कर रखा है, आपका टर्नओवर लास्ट ईयर में सर 1 करोड़ से ज्यादा का है, उस केस में इसमें 75,000 पे आपको 5% टीडीएस काटना पड़ जाएगा। बेसिक सा क्वेश्चन। सर राजेश जिसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट होते हैं 44AB में फाइल किया, उसने ओरिजिनल रिटर्न ऑफ इनकम 139 में असेसमेंट ईयर 20-21 का ऑन ये सर डीलेड रिटर्न फाइल किया, बिलेटेड रिटर्न सर 12 लाख का, एंड असेसमेंट ईयर कितना 22-23 का फाइल किया सर 31 अक्टूबर 2022 को सर लॉस के साथ। एक बात बताओ, आपने जब डीले रिटर्न फाइल किया तो आपने इनकम वाला फाइल किया था, लेकिन जब टाइम पे फाइल किया तो लॉस वाला फाइल किया। सर कोई दिक्कत नहीं, ही वांट्स टू फाइल एन अपडेटेड रिटर्न अंडर सेक्शन 139(8) फॉर असेसमेंट ईयर 22-23, यानी जिस साल में आपने लॉस दिखा रखा है ना, जिस साल में आपने लॉस दिखा रखा है उस साल में आपको सर इनकम ऑफर करनी है, सर 7 लाख की इनकम ऑफर करनी है। क्या आप कर सकते हो, राइट आंसर बड़े आराम से कर सकते हो आप।
जिस साल में आपने लॉस दिखा रखा है सर, उस साल का क्या आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो? सर कह रहा है कि अपडेटेड रिटर्न फाइल करने की डेट क्या होती है? पहली बात तो सर असेसमेंट ईयर 22-23 की डेट क्या होती है? सर असेसमेंट ईयर एंड होने के 2 साल के अंदर आप कर सकते हो। असेसमेंट ईयर एंड होने के 2 साल के अंदर यानी 31 मार्च 2025 तक फाइल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कैन ही फाइल? सो यस सर, क्योंकि लॉस का रिटर्न है, अब आपको इनकम में ऑफर करना है, बड़े आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एडिशनल टैक्स भर देना, जितना भी इंटरेस्ट है भर देना आराम से, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली। यस ही कैन फाइल। सो क्वेश्चन नंबर 3 में जाओ। एस टुक on sublease a building from Kim, अच्छा जिम एन इंडिविजुअल विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/9/2023 को। कितना रेंट है? 20,000 पर मंथ का रेंट है। बिल्डिंग का रेंट 20,000 पर मंथ, ठीक है, यानी 20,000 का पर मंथ का रेंट, यानी टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी अभी नहीं है। इट टुक ऑन हायर परचेज ऑफ द मशीनरी, सर हायर परचेज लिया मशीनरी विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/10/2023 1/10/2023 को। हायर चार्जेस कितने? 18,000 रुपए पर मंथ का। एस एंटर्ड इनटू 2 सेपरेट एग्रीमेंट, सबलीज का अलग एग्रीमेंट, मशीनरी का अलग एग्रीमेंट। The higher charges of the machinery for the financial year कितना है? दिस एंड दिस है सर, 1 40 और 108 का है। आपका पेमेंट भी कर दिया सर, बताओ टीडीएस काटना पड़ेगा। राइट आंसर है सर 194 आई में। अगर आप मशीनरी का अलग एग्रीमेंट कर देते हो और बिल्डिंग का अलग एग्रीमेंट कर देते हो सर, ये दोनों इररिलेवेंट चीजें बन जाती है, दोनों इररिलेवेंट होता है। आपको सर अल्टीमेटली क्या होता है, साल भर में 2,40,000 का अगर पेमेंट किया एग्रीगेट में, तो टीडीएस काटना पड़ेगा। क्या एग्रीगेट में 240 से ज्यादा है? यस सर, एग्रीगेट में ज्यादा है, तो आपको टीडीएस काटना पड़ेगा, आप बच नहीं पाओगे। आपको बस इतना ही ज्ञान लिख के आ जाना है। क्वेश्चन नंबर सी इज वेरी इंप्रेसिव क्वेश्चन। ये सेम क्वेश्चन आरटीपी में पूछा गया था, मेरे वीडियो में भी डाला हुआ है, इसको एक बार आपको ध्यान से सुनना है। क्या कह रहा है? सार्थक सर इज एन रेसिडेंट 58 ईयर्स के, ठीक है। ही हैज एन इंप्रेसिव पोर्टफोलियो, वेरियस म्यूचुअल फंड, उसने रिडीम कर लिए म्यूचुअल फंड सारे के सारे और अपनी जमीन खरीदी गुरुग्राम की, यानी म्यूचुअल फंड बेच के जमीन खरीदी। क्या मैं कह सकता हूँ सेक्शन 54F का एग्जाम्पशन मिल जाएगा अगर लॉन्ग टर्म गेन हो रहा है तो? अगर लॉन्ग टर्म गेन हो सेक्शन 54F का एग्जाम्पशन मिल जाएगा? यस सर मिल जाएगा। सर डिटेल्स ऑफ म्यूचुअल फंड कैसी है? कह रहा है एसएलआर म्यूचुअल फंड। एक बार पहले नीचे का कह दो, नीचे की लाइन पढ़ लो, नीचे की लाइन पढ़ने में ज्यादा बेहतर आएगा आंसर। म्यूचुअल फंड 1 एंड 2 में 30% ऑफ देयर प्रोसीड्स इक्विटी ओरिएंटेड इक्विटी शेयर्स में है। यानी सर क्या मैं कह सकता हूँ जो फर्स्ट और सेकंड म्यूचुअल फंड है, ये सेक्शन 50AA के म्यूचुअल फंड्स हो जाएंगे, क्योंकि 35% से कम अगर शेयर होल्डिंग उनकी डोमेस्टिक शेयर्स ऑफ लिस्टेड कंपनी में होती है तो फिर उस केस में वो स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड बन जाते हैं सेक्शन 50AA के। लेकिन उसके लिए सर एक इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है सर, इशू 1 अप्रैल 2023 के बाद होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा कहता है सेक्शन 3 एंड 4 70% ऑफ द प्रोसीडर, सर यानी ये मैं कह सकता हूँ 50AA वाले, और सर ये दोनों कह सकता हूँ क्या कि हमारे सर इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड हो जाते हैं, ठीक है, परफेक्ट। सर ये हमने अक्वायर कर रखा है सर 31 मार्च 2020 में, अप्रैल 2020 में अक्वायर किया हुआ है, यानी सर इसमें अपने 50AA की कंडीशन नहीं लगने वाली सर, क्योंकि आपने 1 अप्रैल 2023 से पहले खरीद रखा, तो 50AA इस पे नहीं लगने वाला, ये नॉर्मल म्यूचुअल फंड है सर। लेकिन है कौन सा? डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। सर क्या लॉन्ग टर्म है शॉर्ट टर्म है? पीरियड ऑफ होल्डिंग 3 साल से ज्यादा है, पीरियड ऑफ होल्डिंग 3 साल ज्यादा। सर डिफरेंस जो भी होगा सर, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा अपना, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। सर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है, इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल जाएगा। कैपिटल गेन कैसे निकालोगे सर? 140 माइनस सर 120 को डिवाइड करूंगा प्रीवियस ईयर के एक्विजिशन के इंडेक्स नंबर से 301 से, और सर मल्टीप्लाई करूंगा 348 से, वन 138.73। यानी सर अगर मेरा एलटीसीजी निकालूं तो एलटीसीजी कितना आ रहा है? 1.2625 मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ रहा है। सर ये 50AA वाले हमेशा शॉर्ट टर्म होगा, 4 CR का एसटीसीजी आ जाएगा। सर है डेट ओरिएंटेड, तो एसटीसीजी वाला कौन सा वाला होगा सर? नॉर्मल स्लैब रेट वाला एसटीसीजी है। सर एमएनओ मिड कैप फंड कितना है सर? इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है, आपने शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड किया हुआ है, तो जितना भी गेन होगा सर एसटीसीजी होगा, ट्रिपल वन ए वाला होगा, और सर गेन कितना है? 3 लाख का हो जाएगा। और सर टीबीए वाले में क्या होगा सर? 1 साल से ज्यादा आपने होल्ड किया हुआ है, तो जो भी सर 10 लाख का गेन होगा सर, वो गेन होगा सर एलटीसीजी होगा सर, 112A वाला कैपिटल गेन होगा। सर ये हमारे कैपिटल गेन आ गए। क्या कह रहा है? यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द कैपिटल गेन। सर कैपिटल गेन तो निकाल लिए बड़े आराम से, बस एक छोटा सा यहाँ पे मुद्दा आता है सर, छोटा सा मुद्दा आता है। सर क्या मुद्दा आता है अपने को? जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है ना सर, इसके अगेंस्ट में आपको एग्जाम्पशन मिली हुई है। कितनी एग्जाम्पशन मिली हुई है आपको? एग्जाम्पशन मिली हुई कितनी? 2 करोड़ का आपने नया एसेट खरीदा हुआ है सर। यानी अल्टीमेटली फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ना, मैं इन दोनों को तो इग्नोर कर रहा हूँ, ये दोनों तो मेरे किसी काम के नहीं, क्योंकि शॉर्ट टर्म है, इस पे कोई एग्जाम्पशन नहीं मिलती। एग्जाम्पशन मिलेगी किस पे? एक 40 वाले सेल पे और एक 20 वाले पे। यानी क्या मैं कह सकता हूँ क्या कि ये जो म्यूचुअल फंड मैंने बेचे हुए हैं इसकी कंसिडरेशन 140 थी, और ये वाले जो म्यूचुअल फंड बेचे हुए हैं सर टीबीए, इसकी कंसिडरेशन 120 थी।
यानी सर एक 40 और एक 20 यानी 2 करोड़ 60 लाख की कंसिडरेशन के बदले मैंने खरीदा 2 करोड़ का एसेट। यानी सर मेरे लिए कुछ पोर्शन ऑफ दिस एग्जेम्प्ट होना चाहिए, कुछ पोर्शन ऑफ दिस कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट होना चाहिए। सर कौन सा कितना कितना पोर्शन एग्जेम्प्ट होगा? राइट आंसर है आपको खुद सिलेक्ट करने का ऑप्शन है। आप चाहो तो एक काम करो, इसकी पूरी कंसिडरेशन पूरी मान लो और इसको एग्जाम करवा लो, या इसकी पूरी कंसिडरेशन को पूरा 2 करोड़ में मान लो, एग्जाम करवा दो। आप सर किसको चुनोगे? सर जिसमें ज्यादा कैपिटल गेन है, जैसे इसमें ज्यादा कैपिटल गेन है, मैं तो ऐसा ही बोलूंगा ना कि सर पूरा 120 करोड़ को मैंने यूज किया हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे 140 में से 80 करोड़ ही यूज किया हुआ है बैलेंस। यानी सर एग्जामेशन कितना मिलेगा? सर इसका तो पूरा पूरा एग्जामेशन मिल जाएगा सर, 10 लाख का तो पूरा एग्जामेशन मिल जाएगा, लेकिन इसमें आपको प्रोपोर्शनेट मिलेगा। इसमें कितना प्रोपोर्शनेट मिलेगा? 1.2625 डिवाइडेड बाय, सर आपने 140 में से कितना यूज किया? सर बैलेंस 80 लाख ही यूज किया हुआ, डिवाइड बाय 140 इंटू 180 कितना आता है आपको? सिर्फ और सिर्फ सर 0.72140 का ही एग्जामेशन मिलेगा। यानी ओवरऑल सर कैपिटल गेन जो आ रहा है सर, ये 4 का कैपिटल गेन तो ले लोगे, लेकिन एग्जामेशन कितना लोगे आप? एग्जामेशन लोगे सर 10 प्लस 0.7214 का एग्जामेशन लोगे, यानी 10,72,100 कुछ 10,72,140 रुपए का एग्जामेशन आएगा। एक बार देखो आंसर, 10,72,140। और क्या चाहिए आपको? और क्या चाहिए? इससे ज्यादा सिंप्लीफाई कैसे करवा सकता हूँ मैं क्वेश्चन को? सर क्वेश्चन नंबर 5 कहता है अटेम्प्ट एनी टू पार्ट्स आउट ऑफ द 3, तीन में से कोई भी दो फॉलो करो। ठीक है, पहला वाला देखते हैं। XYZ को एक ड्राफ्ट ऑर्डर मिला असेसिंग ऑफिसर से एज पर 115 ए 115 सी। अच्छा ड्राफ्ट ऑर्डर मिलता है, ठीक है, उसके अगेंस्ट क्या कर सकते हो सर? ऑब्जेक्ट कर सकते हो। उसके अगेंस्ट या तो कुछ भी मत करो, या तो उसके अगेंस्ट आप एक्सेप्ट कर लो, तीन चीजें कर सकते हो। ड्यू टू वेरिएशन डिटरमाइंड बाय आर्म्स लेंथ प्राइस, XYZ ने ऑब्जेक्ट नहीं किया डीआरपी को, इंस्टेड उन्होंने क्या सीआईटी अपील्स में चले गए फाइनल ऑर्डर के अगेंस्ट में। यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइज SYZ, क्या कंटेंशन टेनेबल है? सर बिल्कुल कंटेंशन टेनेबल है, आपके पास पूरी तरह से राइट है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, बस आपको ज्ञान लिख के आना है, पूरी तरह से कंटेंशन टेनेबल है, कोई दिक्कत नहीं। सर ड्यूरिंग सर्च कंडक्टेड ऑन द premise of the SSC some gold bars were seized by the department from the lockers. सर SSC voluntarily disclosed some income during the course of the search. सर क्या हुआ सर? अल्टीमेटली जब आपके यहाँ सर्च हुई तो आपने गोल्ड बोला, ये देखो ये मेरा ही गोल्ड है, मैं मानता हूँ ये मैंने चोरी किया हुआ है, जो भी टैक्स बन रहा है इससे रिकवर करना, मैंने ऐसा बोल दिया ताकि सर आगे चल के मेरे ऊपर इंटरेस्ट की लायबिलिटी नहीं आए। सर ऐसा केस लॉ हुआ था सर, हेमंत कुमार सिंधी का केस लॉ हुआ था। उसने क्या बोला था कि जितना भी मिला ना एसेट उसने खुद ही सरेंडर कर दिया, बोला कि मेरी इंटरेस्ट लायबिलिटी को बचा लो और अल्टीमेटली क्या करो, मेरे को अभी इस पे टैक्स दे लो। राइट आंसर इज क्या ए इस पे टैक्स ले सकता है एट दैट टाइम ओनली? क्या जब एसएससी सरेंडर करता है तो क्या उस टाइम पे सर उसको सेट ऑफ किया जा सकता है? जो भी आपकी प्रोस्पेक्टिव इनकम है सर उसके अगेंस्ट में इस एसेट को सरेंडर किया जाता है, सरेंडर एसेट को सर सेट ऑफ किया जा सकता है। राइट आंसर इज सर जब तक आपका असेसमेंट कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आपकी टैक्स लायबिलिटी मिलेगी नहीं, और जब तक आपकी टैक्स लायबिलिटी मिलेगी नहीं तब तक आपके सरेंडर एसेट्स पे कोई भी सेट ऑफ भी नहीं मिलने वाला। जिस दिन टैक्स लायबिलिटी सेट ऑफ, आपकी असेसमेंट कंप्लीट हो गया, टैक्स लायबिलिटी क्रिस्टलाइज हो गई, उसके बाद आप असेसमेंट के बाद आप आराम से उसको सरेंडर करके उसको सेल करवा के उस पर टैक्स भरवा सकते हो। सिंपल सा केस लॉ था, इसमें भी कुछ इतना मुश्किल नहीं है। लास्ट में कहता है टी फाइल रिटर्न ऑफ इनकम फॉर असेसमेंट ईयर 23-24 ऑन अक्टूबर 2023। द रिटर्न वाज सिलेक्टेड फॉर रेगुलर असेसमेंट। ठीक है, नोटिस वाज इशूड ऑन सर 3 जुलाई को। सर नोटिस कब तक इशू होना चाहिए? सर रेलेवेंट असेसमेंट ईयर के 3 महीने के अंदर, एंड से 3 महीने के अंदर। रेलेवेंट असेसमेंट ईयर कब खत्म हो रहा है सर? इस केस में खत्म हो रहा है 31 मार्च 2024 को खत्म हो रहा है। उसके बाद सर कब तक हो जाना चाहिए? सर 30 जून 2024 तक हो जाना चाहिए। यहाँ कब इशू हो रहा है सर? 9 जुलाई को इशू हो रहा है। यानी सर क्या मैं कह सकता हूँ टाइम बार्ड हो गया? यस सर ये टाइम बार्ड हो गया। लेकिन सर अगर एसएससी कोऑपरेट करता है तो फिर इस केस में वैलिड माना जाएगा। लेकिन सर इवन इफ अगर एसएससी कोऑपरेट करता है लेकिन बिफोर पासिंग ऑफ फाइनल ऑर्डर एसएससी ऑब्जेक्ट भी कर देता है ना, तो फिर ये नॉन टेनेबल इन लॉ बन जाएगा। ऐसा आपको ज्ञान लेके आना है। इतना सा क्वेश्चन है सर। कोई पार्ट बी क्या बात करता है? एक्सप्लेन द नेक्सस अप्रोच रिकमेंडेड बाय ओईसीडी इन वेब सेक्शन प्लान 5। 5 से मैंने आपको क्या याद दिलाया था? 115 बीबीएफ। 115 बीबीएफ 115 बीबीएफ क्या होता है सर? रॉयल्टी के ऊपर। सर कभी भी अगर कोई भी रॉयल्टी इंडिया में रजिस्टर्ड है तो उस पर 10% टैक्स रेट का बेनिफिट मिलने वाला है, लेकिन उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? रजिस्टर्ड इंडिया में होना चाहिए। रजिस्टर्ड इंडिया में होने का मतलब क्या होता है? 75% ऑफ द रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट इंडिया में किया हुआ हो। उसके अलावा सर उसके अगेंस्ट में कोई भी आपको डिडक्शन अलाउ नहीं होने वाले, कोई भी चैप्टर 6 के डिडक्शन अलाउ नहीं होने वाले। उसके अलावा सर कोई भी लॉस उससे सेट ऑफ नहीं होने वाला, लॉस हो सकता है शायद आई गेस। उसके अलावा सर रिबेट भी नहीं मिलने वाली, 87 ए की रिबेट मिल जाएगी, यस सर रिबेट भी मिल जाएगी। यानी अल्टीमेटली क्या उसके अगेंस्ट में आपको खर्चे अलाउ नहीं होने वाले, चैप्टर 6 के डिडक्शन नहीं अलाउ होने वाले। 10% का डिडक्शन तभी मिलेगा जब आप उसका 75% इंडिया में खर्चा करवाते हो। दिस वाज द नेक्स्ट अप्रोच अंडर प्लान 5। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बात करता है? क्वेश्चन नंबर 6 देखना क्या कह रहा है। NI Limited is a company involved in manufacturing and trading of cotton garments under the brand name of Cot.
इन ऑर्डर टू एक्सपैंड इट सेल एक्सपोर्ट इट लॉन्च्ड अ मैसिव कैंपेन। अरे सिंपल सा क्वेश्चन है यार, वो इक्वलाइजेशन लेवी का, वो एक मैसिव कैंपेन में उन्होंने क्या किया, ओवरसी मार्केट में एसके को एक पेमेंट किया जिसका कोई परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट ने 10 लाख का पेमेंट किया। बताओ सर क्या टीडीएस इंप्लीकेशन होंगे? सर क्या टीडीएस इंप्लीकेशन आ रहा है? राइट आंसर इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट करोगे ना आप 6%, और क्या करोगे? 1 लाख से ऊपर का पेमेंट करो, इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट करो, और क्या? सर क्वेश्चन नंबर बी, सर आदित्य एंड आर्यन दो इंडिविजुअल है जिनकी सर इनकम कितनी है, 13 लाख रुपए की है। सर एक बार देखो, इधर देखो, इधर देखो, आदित्य आर्यन, आदित्य आर्यन, उल्टा उल्टा कर दिया मैंने, रुको, आर्यन आदित्य, तो सैलरी कितनी है, 13 लाख की है। आदित्य ने इंटरेस्ट पे किया हुआ हाउसिंग लोन के लिए, अच्छा, आदित्य ने इंटरेस्ट पे किया हुआ, यानी सर 2 लाख अलाउ हो जाता है। सर 2 लाख रुपए अलाउ हो जाता है, आदित्य के हाथ में अलाउ हो जाएगा। अभी ओल्ड टैक्स रजीम की बात करो, ओल्ड टैक्स में सर न्यू टैक्स रजीम क्या हो जाएगा, एक बार पूछो मांग क्या रहा है, पढ़ लेते हैं मांग क्या रहा है। आदित्य ने 24,000 रुपए का पे, आर्यन ने 24,000 रुपए मेडिकल इंश्योरेंस पे किया हुआ है। सर पेमेंट नेट बैंकिंग से किया हुआ है। सर आदित्य ने 1.5 लाख रुपए पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूट किया हुआ चेक से। आप कंसल्टेंट हो और एडवाइस कीजिए कि कौन सी टैक्स रजीम ऑप्ट करनी चाहिए। अरे यार सिंपल सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप खुद से भी कर सकते हो, बड़े आराम से हो जाएगा। सर अल्टीमेटली क्या हो रहा है, एक चीज अगर आप देखोगे, आदित्य के पास ना ओल्ड टैक्स रजीम में डिडक्शंस बहुत सारे हैं। 2 लाख रुपए का हाउस प्रॉपर्टी का डिडक्शन है, 1.5 लाख रुपए का, सर 1.5 लाख रुपए का क्या है, अपने कंट्रीब्यूट कर रखा है पॉलिटिकल पार्टी को, तो मोटा मोटा बोल सकता हूँ 3.5 लाख रुपए तो उसकी ऐसे ही इनकम कम हो गई। प्लस सर स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा तो उसकी इनकम में बहुत कम टैक्स लगेगा ओल्ड टैक्स रजीम में। लेकिन आर्यन के साथ क्या हो रहा है, सर इसके पास कोई भी डिडक्शन नहीं है, तो डिडक्शन नहीं है तो इसके लिए न्यू टैक्स रजीम बेहतर हो जाती है। तो अल्टीमेटली आप सॉल्व करोगे, आपका आंसर आराम से यही आएगा जो मैंने आपको बताया हुआ है। पार्ट सी में चले जाओ। पार्ट सी क्या बोलता है, पार्ट सी एक और ट्रांसफर प्राइसिंग क्वेश्चन। अगर मैं देखूं मोटा मोटा ना चैप्टर में एनआर टैक्सेशन कम से कम टेस्ट किया है इसने। लाइक मनी लॉ से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा इसने, इसने टैक्स ऑडिट से भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ है, इसने इक्वलाइजेशन लेवी को टेस्ट किया, यस बहुत अच्छे से किया हुआ है, असेसमेंट प्रोसीजर को बहुत अच्छे से टेस्ट किया हुआ है, ट्रांसफर प्राइसिंग को बिल्कुल दिल से चाह रहे हैं, टॉपिक्स बहुत दिल से चाह रहे हैं ट्रांसफर प्राइसिंग को। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को, टीआई लिमिटेड एसएससी हैज सोल्ड गुड्स टू एलएमपी, अच्छा, टीआई, सर इसने बेचा एलएमपी को, किसमें सर, वो नोटिफाइड ज्यूरिसडिक्शनल एरिया में, नोटिफाइड ज्यूरिसडिक्शनल एरिया में सर कितने में, 9.5 सीआर में। ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर टीआई चार्ज 10.5 करोड़ फ्रॉम टीओपी, सर टीआई ने क्या किया, टीओपी को सामान बेचा, उसके लिए 10.5 करोड़ चार्ज किया हुआ, ऑफ कंट्री एक्स, कंट्री एक्स का है, और 11 करोड़ रुपए उसने चार्ज किया हुआ है किसको, एमओएन को बेचते टाइम, सर कंट्री वाई में, सर सेम सामान बेचते हुए। यानी सर तुम एक नोटिफाइड ज्यूरिसडिक्शनल एरिया वाले पर्सन को सामान बेच रहे हो 9.5 करोड़ में, और बाकी लोगों को तुम 10.5 और 11 में बेच रहे हो, यानी ऐसा भेदभाव क्यों, ऐसा भेदभाव क्यों? वैसे ही सर तुम्हारे लिए इसको आर्म्स लेंथ प्राइस पे लाना पड़ेगा, तो अल्टीमेटली क्या मैं कह सकता हूँ, आर्म्स लेंथ प्राइस कैलकुलेशन का क्वेश्चन है। ठीक है देखते हैं, सर देखना क्या कह रहा है, सेल ऑफ आइडेंटिकल गुड्स बोथ ऑफ विच आर नीदर एसोसिएट एंटरप्राइज, सर यानी ये जो अपनी है ना टॉप और मॉन, ये सर एसोसिएट एंटरप्राइज भी नहीं है, ये नॉर्मल एंटिटीज है। ठीक है, while sales of top and moon are on CIF basis and LMN is on FOB basis, यानी सर अल्टीमेटली क्या हो रहा है, हम जो इनको सेल कर रहे हैं टॉप और मोन को, सर इसमें क्या हो रहा है, हम CIF सर इंश्योरेंस और फ्रेट का खर्चा भी बेयर कर रहे हैं, सर इसमें इंश्योरेंस और फ्रेट का खर्चा बेयर नहीं कर रहे, इसलिए सस्ते में कर दिया ना, तो चलो कोई बात नहीं, पैरिटी मेंटेन करने के लिए जितना आपका खर्चा है उसको माइनस कर दो ना। 20 लाख का खर्चा है ना, 18 लाख का खर्चा है ना, तो कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस 18 लाख ना, माइनस कर दो, 0.18 का खर्चा है ना, माइनस कर दो। सर एसएससी आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करता है, 13 लाख रुपए सारे कस्टमर को देता है, यानी सर आपने टॉप और मोन को सर आफ्टर सेल सर्विसेज दी भी दी है, इसलिए महंगा हो रहा है। चलो इसको माइनस कर दो, पैरिटी निकालने के लिए इसको माइनस कर दो, सर -0.13 किया, इसमें -0.13 किया। ठीक है सर, इससे निकालोगे आर्म्स लेंथ प्राइस, एक बार आंसर चेक कर लो। ये देखो, 10 10.5 इससे चार्ज करें, 11 लाख इससे चार्ज करें, इसमें से आपने एफओबी बेसिस जितना भी एफओबी का खर्चा है, फ्रीट ऑन बेसिस में इंश्योरेंस का खर्चा, उसको माइनस कर दिया पैरिटी लाने के लिए, आफ्टर सेल सर्विसेज को माइनस किया, जो वैल्यू आ गई ना इसका एवरेज निकाल के आर्म्स लेंथ प्राइस निकाल दिया, और सर इसको कंपेयर किया जो आपने एक नोटिफाइड ज्यूरिसडिक्शनल एरिया वाले एंटिटी से चार्ज किया हुआ है, सर जो बैलेंस बचा वो आपके लिए प्राइमरी एडजस्टमेंट बन जाएगा। सर इसमें आपको ज्ञान देना पड़ेगा, कप मेथड फॉलो हो रहा है, जो भी नोटिफाइड ज्यूरिसडिक्शनल एरिया वाली एंटिटी अगर उसको आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो तो वो डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन बन जाता है, ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजंस लग जाते हैं, जो भी पेमेंट करते हो टीडीएस 30% से काटना पड़ता है, और आपके हाथ में सर इनकम प्राइमरी एडजस्टमेंट टैक्सेबल भी हो जाएगी। दिस वाज ऑल अबाउट योर एमटीपी। आईसीआई ने बहुत क्लासिक एमटीपी पूछा हुआ है, ऐसा नहीं कि बहुत सिंपल एमटीपी है, ये अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स की ना हवा निकाल सकता है ऐसा एमटीपी, क्योंकि छोटी छोटी गलतियां जहां आप कर सकते हो ना, उसको आईसीआई ने बार बार टेस्ट किया हुआ है।
फॉर दैट मैटर आप इस एमटीपी को अच्छे से सुन के जाओगे, जितना बताया है ना उतने में आपके पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आई होप दिस एमटीपी वाज हेल्पफुल फॉर यू। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए मिलते हैं, तब तक के लिए किसी दूसरे वीडियो में मिलेंगे। और आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे। कोई डाउट आता है मेरे से पूछिए, कोई सब्जेक्ट रिलेटेड पर्सनल रिलेटेड डाउट है आप मेरे से पूछिए, आई हैव नो इशू आंसरिंग दैट। लेकिन आपकी पढ़ाई हैम्पर नहीं होनी चाहिए। मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।